नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसी पैकेजेस की। और पीसी पैकेज के हम जो है प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पे जो है सॉल्व करेंगे। और ये जो है आपके मेन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे, यानी कि एग्ज़ाम देने से पहले अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, आपको देखने को मिलेगी टोटल 5 यूनिट। 5 यूनिट में से पहली यूनिट में जो पहले क्वेश्चन है आप देखने को मिल जाएगा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके विभिन्न वर्जन्स की विशेषताओं के बारे में समझाइए। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडोज़ जैसे कि हम देख पा रहे हैं, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है विंडोज़ अभी 11 है। इसका मतलब है पहले जो आया था वो सबसे पहले 1.0 आया था विंडोज़, उसके बाद एक प्रकार से 2 आया, फिर 3 आया, 3 के बाद 95 आया, यानी कि 1995 में जो आया था वो आया था विंडोज़ 95। उसके बाद 2000 आया, एक्सपी आया, उसके बाद विस्टा आया, विस्टा के बाद विंडोज़ 7 आया, विंडोज़ 7 के बाद आपका 8, 8.1, फिर 10 आया, फिर 11 आया 2021 5 अक्टूबर को। तो वर्तमान में जो चल रहा है वो विंडोज़ 11 चल रहा है। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा विंडोज़ की बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। विंडोज़ एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स का कलेक्शन है और जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है, जो बेसिक टास्क को हल करता है। तो इस प्रकार से आप विंडोज़ के बारे में बेसिक चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं और उसके वर्जन्स के बारे में ये सारी चीज़ें आपको जो है कंप्लीट नोट्स में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नोट्स जो मैं दे दूंगा डिटेल वाली, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर टेलीग्राम पर जाकर आप ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपको कुछ इसके विभिन्न प्रकार की विशेषताएं नज़र आ रही है, जैसे टास्क बार होता है, स्क्रीन सेवर होता है, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड होता है, रिसाइकल बिन होता है, क्रिएट शॉर्टकट आप देख सकते हैं, स्टार्टअप प्रोग्राम। तो चलिए एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए टास्क बार की बात कर लेते हैं। तो टास्क बार मतलब नीचे की जो पट्टी दिखाई दे रही है विंडोज़ के अंतर्गत, देखिए आपका डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के अंतर्गत नीचे जो पट्टी दिखाई दे रही है इसे बोल देते हैं टास्क बार। टास्क बार में कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो टास्क बार में आपका स्टार्ट बटन है, जिसमें आप जो है जितने भी प्रोग्राम है उनको ढूंढ सकते हो, सर्च कर सकते हो, ऑल एप्लीकेशन इस प्रकार से। नेक्स्ट आपको सर्च बटन अलग से दिख रही है, जहाँ से आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं और जो रिसेंट वाली चीज़ें हैं, मतलब जो आप अपडेट होती है ऑनलाइन, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ आपके प्रोग्राम एरिया होते हैं जहाँ पे पिन किए हुए सॉफ्टवेयर या ओपन किए हुए सॉफ्टवेयर यहाँ पे दिखते हैं। वही सॉफ्टवेयर इस प्रकार से आप जो है क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो और इसी प्रकार मिनिमाइज भी कर सकते हो। तो इन प्रोग्राम को अगर आप ऐसे राइट क्लिक करते हैं तो यहीं पे आप जो है क्विट का ऑप्शन, अनपिन का ऑप्शन, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। उसके बाद आप देखोगे तो इधर साइड में आपको मिलेगा क्या, इधर साइड में मिलेगा आपको जो नोटिफिकेशन एरिया, जहाँ पे रन होने वाले जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे दिखाई देते हैं कंटिन्यू। जैसे कि आपका जो को पायलट है या फिर जो आपका विंडोज़ सिक्योरिटी हो जाता है, जितनी भी चीज़ें आपकी यहाँ पे एनवीडिया वगैरह जो सेटिंग होती है वो सब चीज़ें दिखाई देती है। साथ ही माइक्रोफोन की सेटिंग है, वाईफाई की सेटिंग है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं। डेट एंड टाइम आपको दिखाई देता है, नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको टास्क बार में दिखाई देती है। तो इनके बारे में आप लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्या, स्क्रीन सेवर। तो स्क्रीन सेवर मतलब जब भी हम थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर देते हैं तो हमारी विंडो में कुछ ना कुछ प्ले होते रहना चाहिए, उसे बोल देते हैं स्क्रीन सेवर। तो यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप के ऊपर पर्सनलाइज में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आपको मिलेगा क्या, थीम, सॉरी थीम नहीं, थीम के अलावा यहाँ पे लॉक स्क्रीन मिलेगा। थीम में तो आपका जो स्क्रीन है वो चेंज हो जाती है, जो भी आपका डिस्प्ले होता है सारी चीज़ें। लॉक स्क्रीन में जाना है, लॉक स्क्रीन में जाने के बाद आपको स्क्रीन सेवर में जाना है। स्क्रीन सेवर में जब जाओगे तो इस प्रकार का विंडो खुलेगा, ये डायलॉग बॉक्स। इस विंडो के अंतर्गत आप देखोगे आपको कौन सा स्क्रीन सेवर चाहिए, 3D टेक्स्ट चाहिए, ब्लैंक चाहिए, बबल्स चाहिए, गुड गूगल फोटोज़ स्क्रीन सेवर चाहिए। ये देखिए इस प्रकार से रिबन फोटोज़, बहुत सारी चीज़ें जो हम 3D को सेलेक्ट करते हैं, कितनी देर में आना चाहिए भाई, 5 मिनट में। और इसके लिए हम जो है इसकी सेटिंग भी चेंज कर देते हैं। मान लीजिए हमको सेटिंग में जाना है, इसका जो नाम है वो चेंज कर देना है। टाइम लाना तो टाइम ला सकते हैं, देखिए यहाँ पे टाइम आएगा, जो करंट टाइम दिख रहा है। यहाँ पे कस्टम टेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ से हम फ़ॉन्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। रोटेशन का टाइप कैसा रखना वो हम यहाँ से दे सकते हैं, सॉलिड कलर लेना है या रिफ्लेक्शन, उसकी स्पीड, रेजोल्यूशन, सारी चीज़ें सेट करने के बाद ओके करेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ 5 मिनट बाद ये डिस्प्ले होने लगा। कैसा डिस्प्ले होगा, इस प्रकार से आप देखोगे तो ऐसा डिस्प्ले होगा। तो इस प्रकार से आप जो है स्क्रीन सेवर को समझा सकते हैं। इसको अप्लाई करेंगे वो सारी चीज़ें वहाँ पे हो जाएगी। दूसरा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है। डेस्कटॉप के बैकग्राउंड दो कैटेगरी में, एक तो थीम हम डायरेक्ट चेंज कर दें तो बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, दूसरा बैकग्राउंड ही चेंज करना पड़ता है।
तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सीधे फिर से राइट क्लिक करो, पर्सनलाइज में जाओ और पर्सनलाइज में जाने के बाद देखिए बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। तो बैकग्राउंड में गए तो बैकग्राउंड में देखिए आपको जो करंट में दिख रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम इसको चेंज कर देते तो वो देखिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा। फिर से चेंज करें, देखिए चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये देखिए थोड़ा सा हैवी है, देर से चेंज होगा। यहाँ से इसको क्लिक कर दिए तो ये चेंज हो गया। इसके बाद देखिए आपको पिक्चर ला रहे थे आप, पिक्चर दिख रही है, यहाँ सॉलिड कलर भी आ जाता। सॉलिड कलर मतलब कौन सा कलर आप चाहते हैं। देखिए फोटोज़ के अलावा अगर आप चाहिए स्लाइड शो, सॉलिड कलर हमने देख लिया। स्लाइड शो चाहिए तो स्लाइड शो ला सकते हैं। स्लाइड शो में आप जो है फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे, जो आपके फोल्डर में 10-12 इमेज होगी वो ऑटोमेटिक बदल बदल कर आएगी। इसके अलावा आप चाहते विंडोज़ स्पॉटलाइट, ये बदलते रहे, यानी कि खुद ब खुद जो है इंटरनेट के हिसाब से वो खुद ब खुद बदलते रहे। तो आपको कर लेना है विंडोज़ स्पॉटलाइट। तो इनमें से आप कोई भी ऐसे कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ फिर से पिक्चर, और मैं जो बाय डिफ़ॉल्ट वाला जो विंडोज़ है या फिर इस प्रकार से मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा चेंज। उसके बाद ये फ़ोटो हमारी कितने भागों में रहेगी उसके लिए होता है फिट योर डेस्कटॉप इमेज। तो फिल कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। देखिए फिट में आपका जो है दोनों तरफ से थोड़ा सा कटा हुआ भाग है, स्ट्रेच में पूरा फिट हो जाएगा। ठीक है, इसमें फिल में भी पूरा फिल हो जाएगा। इसके बाद देखिए टाइल मतलब छोटे छोटे टाइल या बड़ी इमेज है, सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद स्पैन में कट कट के आएगा, जितनी भी इमेज होगी फिल कर सकते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें जो हो जाती है आपकी डेस्कटॉप के बैकग्राउंड से रिलेटेड हो जाती है, तो आप इसके बारे में समझा सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिसाइकल बिन। इसका मतलब है जब भी आप अपने कंप्यूटर से कोई भी चीज़ें डिलीट करते हो, मान लीजिए यूएन वाली फाइल को मैंने अभी डिलीट कर दिया, राइट क्लिक करेंगे तो भी आप डिलीट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से जो है डिलीट हो चुकी फाइल, डिलीट हो गई है तो कहाँ जाएगी, ये रिसाइकल बिन में। एक फोल्डर होता है कंप्यूटर के अंतर्गत जो जितनी भी कंप्यूटर में चीज़ें डिलीट होती है वो सब स्टोर करके रखता है। कितने दिनों तक, 30 दिनों तक। अगर हम इसको 30 दिनों का टाइमर नहीं लगाते हैं तो इस प्रकार से ये जो है मतलब हटा देता है। हम इसको सेटिंग को बदल सकते हैं। तो हम इसमें जाएंगे और इस पर जाके हम डबल क्लिक करेंगे। देखिए यूएन वाली अभी फाइल डिलीट करे थे, उस फाइल को हम चाहे तो यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोर का मतलब क्या हो जाता है, वापस से उसी जगह में रख देना, या फिर इसी जगह से डिलीट कर दो, परमानेंट डिलीट हो जाएगी। कट करके कहीं और ले जा सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती है हमको रिसाइकल बिन में। देखिए यहाँ हमने रिसाइकल बिन में सारी चीज़ें हटा दी हैं। तो रिसाइकल बिन आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्रिएट शॉर्टकट, जब भी हमको किसी चीज़ पर काम करना होता है तो वो चीज़ हमारी ड्राइव में रखी हो, कहीं भी रखी हो, जैसे मान लीजिए डी ड्राइव में रखी, तो डी ड्राइव में थंबनेल रखा है, थंबनेल की शॉर्टकट हम बनाना चाहते हैं तो हम राइट क्लिक करेंगे और यहीं से जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको जो है इसमें से कोई भी चीज़ें नहीं मिल रही शॉर्टकट की, तो हम सीधे जो है शो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और देखिए यहाँ पर आपको क्रिएट शॉर्टकट नज़र आएगा, दिख रहा है। क्रिएट शॉर्टकट में जाएंगे, ऐसे क्लिक कर देंगे, शॉर्टकट बन गया। इस शॉर्टकट को हम उठाकर कंट्रोल एक्स करें और यहाँ ले जाकर पेस्ट कर दिए। तो जब भी हम इसको खोलेंगे तो डी ड्राइव में रखा गया थंबनेल का जो फोटोशॉप की इमेज है वो ओपन हो जाएगी। तो शॉर्टकट बनाने का तरीका समझ गए। यहाँ से देखिए उल्टा एरो दिख रहा है, इसका मतलब शॉर्टकट है। राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, तब भी आप शॉर्टकट बना सकते हो। जैसे आप शॉर्टकट में गए, आप उस फाइल लोकेशन को सेलेक्ट करिए जो आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं। यहाँ पीसी में चलिए, डी ड्राइव में आप चलिए और आप कोई भी चीज़, मान लीजिए देखिए प्रैक्टिस डीबी करके जो डेटाबेस है उसको आप ऐसे क्लिक करिए और नेक्स्ट कर दीजिए, फिनिश। तो देखिए इसका भी शॉर्टकट बन गया, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से शॉर्टकट पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टार्टअप प्रोग्राम, यानी जब भी कंप्यूटर रन हो या कंप्यूटर स्टार्ट हो तो उस समय आपके जो प्रोग्राम है वो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाए या रन हो जाए। तो उसके लिए हम सीधे जाते राइट क्लिक करते कहाँ पे, जो आपका टास्क बार है, यहाँ जाएंगे टास्क मैनेजर में, और टास्क मैनेजर में जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा देखो स्टार्टअप प्रोग्राम। यहाँ पे आपको ये देखिए यहाँ पे स्टार्टअप प्रोग्राम मिलेगा जो टास्क मैनेजर है उसमें। तो स्टार्टअप प्रोग्राम में आप देखोगे तो इतनी सारी लिस्ट दी हुई है। इसमें से आप चाहे तो किसी भी प्रोग्राम को आप देखिए न्यू टास्क अगर लाना चाहते थे, यहाँ से न्यू टास्क लाकर आप क्या कर सकते हो, उस प्रोग्राम को ऑटोमेटिक रन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ले आता हूँ नोटपैड, ये नोटपैड है। अब ये नोटपैड मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया तो देखिए ओपन हो गया है। अब यहाँ लिस्ट में भी आपको नोटपैड नज़र आना चाहिए। इस देखिए यहाँ पे लिस्ट में नोटपैड नहीं है, तो हम जो भी प्रोग्राम रन करना चाहते हैं वो यहाँ पे भी ऐड होना चाहिए। तो इनेबल डिसेबल हम कर सकते हैं। जैसे कोपायलट जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है उस समय ही इनेबल हो जाता है, तो इसके लिए आप इनेबल कर सकते हैं। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, डिसेबल, भाई स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा हम शेयर एक्स को ऑटोमेटिक इनेबल करना चाहते हैं। किसी भी चीज़ को, जैसे विंडोज़ सिक्योरिटी है उसको इनेबल करना चाहते हैं। मोबाइल डिवाइस को नहीं करना चाहते हैं। टू डू लिस्ट को नहीं करना चाहते। जिन भी चीज़ को करना चाहते हैं उसको इनेबल कर दो और जिसको नहीं करना चाहते उसको डिसेबल कर दो। तो इस प्रकार से आपके जो शॉर्ट नोट्स पूछे गए थे वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं।
चलिए नेक्स्ट देखिए, विंडोज़ में फाइल एवं फोल्डर से आप क्या समझते हैं। जो फाइल और फोल्डर है कौन कौन सी प्रक्रिया या ऑपरेशन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो फाइल और फोल्डर क्या है, सिंपल है। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे चले तो हमारे पास में देखिए फाइल दिख रही है माइक्रोसॉफ्ट एज में खुलने वाली फाइल, जो एमएससी का जो लाइनेक्स सर्वर का नोट्स है वो आपको देखने को मिल जा रहा है। और फोल्डर किसे बोलेंगे, फोल्डर मतलब जो येलो कलर में आपको दिख रहा है। तो फाइल क्या है, फाइल जो भी कंटेंट होते हैं, जो मटेरियल होता है उसका कलेक्शन होता है। पर फोल्डर की अगर बात करें तो फोल्डर एक लोकेशन होती है जो कैटेगरी वाइज हम बना सकते हैं। उदाहरण के लिए हमको पीडीएफ अलग फोल्डर में रखना है, एक्सेल की फाइल अलग फोल्डर में रखना है, एमएस वर्ड की फाइल अलग फोल्डर में रखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे फोल्डर बना सकते हैं। तो फोल्डर बनाने के लिए हम एक न्यू फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे, और यहाँ इसका नाम रख देते हैं क्या, इसका नाम रख देते हैं प्रैक्टिकल। क्या रख देते हैं, प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल को एंटर करेंगे, डबल एंटर करेंगे, देखिए फोल्डर खुल चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल। इसके ऊपर भी राइट क्लिक करेंगे तो हम न्यू करके फिर फोल्डर बना सकते हैं। इसमें हम जो है पीडीएफ रख सकते हैं। फिर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाके हम जो है डॉक्स रख सकते हैं। फिर राइट क्लिक करेंगे या कंट्रोल एन कर दो तो भी काम चल जाएगा। और यहाँ पे हम रख सकते हैं स्प्रेडशीट या पीपीटी। चलिए 3 फोल्डर हो गए। अब इनके अंदर हम डॉक्स रखना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली एमएस वर्ड खोल के सेव कर सकते हैं इस लोकेशन पे, या फिर राइट क्लिक करके न्यू बनाओ और यहाँ देखिए एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट दिखेगा, तो यहाँ पे डॉक 1 कर सकते हैं। ठीक है, फिर राइट क्लिक करें तो यहाँ पे जाओ, फिर से डॉक 2 कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम फाइल बना सकते हैं। वापस से चले प्रैक्टिकल में, पीडीएफ में या फिर पीपीटी में, तो राइट क्लिक करें, यहाँ जाओ, कहाँ पे दिख रही पीपीटी, ये दिख रही, तो इसका नाम पीपीटी 1 कर देते। दूसरा नेक्स्ट फिर करो तो जो नेक्स्ट है उसका नाम कर देते हैं पीपीटी 2। तो ऐसे हम जो है फाइल और फोल्डर बना सकते हैं। अब मान लीजिए इसके अंदर से कोई फाइल को ऐसे उठा कर ले जाना तो कंट्रोल एक्स कट कर लो, कॉपी करके ले जाना तो कॉपी कर लो, इसका नाम बदलना है तो नाम बदल सकते हैं ऐसे रीनेम करके। ये देखिए यहाँ पे हमने इसका नाम बदल दिए पीपीटी 1 करके, इस प्रकार से। अगर इसको डिलीट करना चाहते हैं डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ओपन करके हम इसमें कुछ लिखना चाहते हैं ऐसे हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ हमारी पीपीटी ओपन हो गई है, राइट क्लिक करेंगे, न्यू स्लाइड, ये टाइटल स्लाइड आ गई। ये देखिए अब इसको सेव करेंगे, जैसे फाइल मेनू में जाकर हम सेव करते हैं तो लोकेशन नहीं पूछा है। क्यों नहीं पूछा है, क्योंकि सिंपल सी बात, पहले ही वो जो है लोकेशन में रखी हुई है। तो इस प्रकार से हम फाइल बना सकते हैं। आप फोल्डर में भी देखिए, फोल्डर में भी हम जो है कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे काम हम इसमें कर सकते हैं, किसमें, फोल्डर में। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फाइल और फोल्डर के अंतर्गत जो ऑपरेशंस है स्टेप बाय स्टेप आप लिख सकते हैं इनको। फिर है बात हो रही कंट्रोल पैनल को समझाइए। अब देखिए पहले की जो ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें कंट्रोल पैनल का जो महत्व है या भूमिका है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। अभी की डेट में देखें तो जो हमारा एप्लीकेशन बोले तो जो विंडोज़ है उसकी सेटिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम स्टार्ट बटन में चलें, सेटिंग में चले, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ जा रही। पर फिर भी हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कंट्रोल पैनल। तो हम स्टार्ट बटन में चलेंगे, सीधे लिखेंगे कंट्रोल, और कंट्रोल लिखने के बाद ऐसे पैनल आ जाएगा, इसको हम जो है यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आ रही जिसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए जो विंडोज़ डिफेंडर है, विंडोज़ डिफेंडर का मतलब हो जाता है जो अनावश्यक मतलब अनऑथोराइज्ड यूज़र होता है, जो हमारे कंप्यूटर में से डेटा चुराने या उसमें घुसने का जो है प्रयास करता है, तो उससे रोकता है कौन, फायरवॉल। फायरवॉल बोले तो जो विंडोज़ की सिक्योरिटी है। ठीक है, इसके अलावा विंडोज़ की सिक्योरिटी भी है। विंडोज़ की सिक्योरिटी के बारे में हम देखेंगे, देखिए इसी में मिल जाता है, पर इसमें जो है अभी अलग कर दिया गया है, तो इसको जो है हम नेक्स्ट करेंगे। ये कुछ सीट जो आपकी सेटिंग है, जैसे यूज़र अकाउंट। यूज़र अकाउंट का मतलब क्या हो जाता है भाई, सिंपल सी बात है, आपके कंप्यूटर में कोई ना कोई यूज़र तो वर्क कर रहा होगा, तो उसमें कितने यूज़र वर्क कर रहा है, उसको कैसे मैनेज करना, सारी चीज़ें आपको यूज़र अकाउंट में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, देखिए ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड सेटिंग है, टास्क बार और नेविगेशन से रिलेटेड सेटिंग आपकी खुल जाएगी। देखिए सेटिंग में ही खुल रही है। उसके बाद आप देखोगे तो आपको जो है सिस्टम से रिलेटेड जो मॉनिटरिंग है, इंफॉर्मेशन है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे आपकी मेमोरी वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जा रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टोरेज से रिलेटेड चीज़ें, स्टोरेज सेंस जो स्पेस है, प्रोग्राम एंड फीचर, साउंड की सेटिंग है। प्रोग्राम एंड फीचर्स में क्या होगा, जितने भी एप्लीकेशन है उनकी लिस्ट दिखेगी, इनमें से आप चाहे तो हटा सकते हैं या फिर नए एप्लीकेशन को आप या फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को, जैसे MySQL इंस्टॉलर या इनको मैं हटाना चाहता हूँ
तो ऐसे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं सीधे क्या करूँगा, ऐसे अनइंस्टॉल कर दूँगा। तो इस प्रकार से अनइंस्टॉल हो जाएगा। चलिए मैं इसको अभी क्लोज़ करता हूँ वापस से बैक। उसके बाद देखिए पावर ऑप्शन आप मेंटेन कर सकते हैं, पेन एंड टच है, नेटवर्क एंड शेयरिंग जो सेटिंग है उसको मेंटेन कर सकते हैं, माउस की सेटिंग है, कीबोर्ड की सेटिंग है, इंटरनेट की सेटिंग, डिवाइस एंड प्रिंटर है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो एक सर्वर एरिया, कंट्रोल रूम हम बोल सकते हैं किसी भी कंप्यूटर का, किसको, कंट्रोल पैनल को। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में समझ गए होंगे। अब डेस्कटॉप पर्सनलाइजेशन से आपका क्या तात्पर्य है, भाई सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या पूछा गया था, एक पूछा गया था स्क्रीन सेवर और एक पूछा गया था आपका डेस्कटॉप का बैकग्राउंड। तो वो चीज़ें ही इसी से निकल कर आती है। अगर आप डेस्कटॉप पर्सनलाइजेशन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सारी चीज़ें आपसे बन जाएगी। सीधे राइट क्लिक करना है, पर्सनलाइज में जाना है। पर्सनलाइज में जाने के बाद आपको 4 चीज़ें मुख्य रूप से मिलती है। कौन कौन सी, बैकग्राउंड मिलता है, बैकग्राउंड के अलावा कलर मिलता है, कलर के बाद आपको थीम मिलती है, थीम के बाद लॉक स्क्रीन। तो बैकग्राउंड हमने ऑलरेडी पहले देख ली है, लॉक स्क्रीन भी देख ली है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कलर के बारे में। तो कलर क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, जब हम स्टार्ट बटन में या कहीं भी जाते हैं ऐसे क्लिक करते हैं तो हमको जो कलर दिखाई दे रहा है शेडिंग में, वो शेडिंग का कलर हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए हमने ये जो ऑरेंज कलर या इस प्रकार से हम कर दिए तो देखिए यहाँ पे ऑरेंज कलर आ गया। तो ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कहाँ से, पर्सनलाइजेशन में। पर्सनलाइजेशन में चले वापस से तो आपको थीम बदलने की मिल जाएगी। ब्लैक स्क्रीन रखना है, डार्क स्क्रीन रखना है, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। देखिए वाइट स्क्रीन, ये देखिए, ये देखिए। तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं थीम के माध्यम से, ठीक है। डेस्कटॉप के आइकॉन इसमें से मेंटेन कर सकते हैं, कौन कौन से आइकॉन आपको दिखाना है पर्सनलाइजेशन में। इसके अलावा डायनेमिक लाइटिंग, भाई जैसे जैसे लाइट जो है आपका, जैसे हमारे जो लाइट जल रहा है और अगर स्क्रीन हमको ज़्यादा नहीं दिखाना, ज़्यादा दिखाएगा, ऑटोमेटिक लाइट बंद हो गया तो वो कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी डायनेमिक लाइटिंग कहलाती। लॉक स्क्रीन हमने पहले भी देख ली हैं। साथ ही टास्क बार की सेटिंग, तो टास्क बार की सेटिंग आप जो है क्या क्या दिखाना चाहते हैं, क्या छुपाना चाहते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। डेट एंड टाइम, नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें। तो ये पर्सनलाइजेशन के अंतर्गत ही आपको मिल जाता है। फ़ॉन्ट वगैरह भी मिल जाते हैं, फ़ॉन्ट कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सीधे आप कॉपी करो और यहाँ ला के पेस्ट कर दो, ड्रैग एंड ड्रॉ, तो आपका जो फ़ॉन्ट है वो इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए ये तो हो गई हमारी डेस्कटॉप पर्सनलाइजेशन। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एसेसरीज़ के बारे में। विंडोज़ की एसेसरीज से तात्पर्य क्या है, जब भी आप विंडोज़ में काम करते हैं तो कुछ सहायक एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो किन्हीं 4 को समझाना है। तो सबसे पहला देखें, स्टार्ट बटन में चलें तो आपको एक मिल जाता है क्या, पेंट ब्रश। पेंट ब्रश क्या करता है भाई, पेंट ब्रश जो है बेसिक रूप से बेसिक पेंटिंग बनाने का, बेसिक इमेज बनाने का, और जो बनी बनाई इमेज है उसमें कुछ एडिटिंग करना है तो भी हम इसमें काम कर सकते हैं। मान लीजिए हम डेस्कटॉप में गए और यहाँ पे हम जो है कोई लोगो ओपन करते हैं, तो इस लोगो में हमको काम करना है, काट छाँट करना है, देखिए इस प्रकार से, तो भी हम जो है ये काम कर सकते हैं। देखिए कट गई यहाँ से। तो हमको फ़ोटोशॉप अगर नहीं करना है, सीधे पेंट ब्रश में काम हम कर सकते हैं और इतना करके हम जो इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले से बनी बनाई इमेज है उसको हम जो ओपन करके जो एक्सटेंशन है बदलने के लिए, साथ ही नई इमेज बनाना है उसके लिए, जैसे फाइल मेनू में गए, न्यू, और यहाँ से डॉट सेव कर दिए, ये न्यू इमेज बन गई। और न्यू इमेज को हम जो है बड़ा कर सकते हैं, जितना चाहे उतना, जितनी बड़ी इमेज चाहिए उतनी बड़ी हम करके इसमें ड्राइंग कर सकते हैं। टूल्स दिए हैं, इमेज वगैरह दी है, उसके बाद सिलेक्शन टूल है, सेव दिया, ब्रश दिया है, कलर्स दिए हैं, लेयर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती पेंट ब्रश में। तो पेंट ब्रश की विंडो बनाकर आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा हो जाता है आपका कैलकुलेटर। कैलकुलेटर बेसिक कैलकुलेशन करने के लिए विंडोज़ के साथ में एसेसरीज़ के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए हमको जोड़ना है, तो देखिए जोड़ना है तो हम जो है इस प्रकार से जोड़ के इक्वल कर सकते हैं। ये कीबोर्ड के न्यूमेरिक कीपैड से भी चल जाता है, तो इस प्रकार कैलकुलेटर बना सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो स्नैपिंग टूल मिल जाता है जो विंडोज़ की स्क्रीन लेने का काम करता है, स्क्रीनशॉट। देखिए यहाँ पे न्यू करो और न्यू करके हम जितना भाग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ऐसे ले लिए, और लेने के बाद देखिए हमारे सामने जो स्क्रीनशॉट है वो आपको मिल जाएगा। इसमें एडिटिंग करना हो, हाईलाइट वगैरह करना हो, उसको सेव करना हो, देखिए एडिट पेंट में करना हो, सारी चीज़ें शेयर करना हो, सब काम यहाँ से हो जाते हैं। तो स्नैपिंग टूल आप समझ गए। उसके अलावा और क्या रहते हैं, जैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट देख सकते हैं, या फिर डिस्क क्लीनअप वगैरह, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, और बहुत सारी चीज़ें आपको एसेसरीज़ में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मैथ्स इनपुट पैनल भी मिल जाता है, हालांकि अभी जो नए सिस्टम है उसमें मैथ्स इनपुट पैनल नहीं मिलता। जैसे हम चलते हैं यहाँ पे और हम एसेसरीज़ में और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे फाइल एक्सप्लोरर भी क्या मिल जाता है एसेसरीज़ में, जो विंडोज़ में किसी भी फाइल या फोल्डर को देखने का काम कर लेता है। तो 4 तो मुख्य हो गए और बहुत सारे रहते हैं इसमें। तो जैसे नोटपैड है, नोटपैड भी एक एसेसरीज़ है,
मतलब विंडोज़ एसेसरीज़ के अंतर्गत आ जाता है, जो बेसिक छोटी छोटी फाइल्स बनाने का काम करता है। तो विंडोज़ एसेसरीज़ का एक सेपरेट फ़ोल्डर मिल जाता है यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे चलें, अब देखिए एसेसरीज़ का जो सेपरेट फ़ोल्डर है वो यहाँ विंडोज़ 11 में जैसे जैसे अपडेट आते रहते हैं वो हटाते रहता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कौन कौन से ध्यान रखना, पेन ब्रश, नोटपैड, कैलकुलेटर, इसके अलावा स्नीपिंग टूल, ये 4 आप समझा सकते हैं। तो आपका एसेसरीज़ का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप अपने कंप्यूटर को वायरस से कैसे बचा सकते हैं, तो सीधे स्टार्ट बटन में चलना है और आपको लिखना है विंडोज़ सिक्योरिटी। क्या लिखना है? विंडोज़ सिक्योरिटी। तो नए वर्जन में तो आपको देखने को मिल जाएगा विंडोज़ सिक्योरिटी के अंतर्गत वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। इसको जाकर आपको जो है मैनेज सेटिंग में जाना है और यहाँ से आपको क्या करना है, सभी चीज़ों को ऑन रखना है। तो जितनी भी अनावश्यक चीज़ें होगी वायरस से रिलेटेड होगी वो आपकी जो है ये डिलीट कर देगा। क्यों डिलीट कर देगा? ऑटोमेटिक ये घुसने ही नहीं देगा आपके कंप्यूटर में। तो वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन से क्या होता है, आपके कंप्यूटर को वायरस से सेव किया जा सकता है। साथ ही अकाउंट प्रोटेक्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, फायरवॉल प्रोटेक्शन मिल जाएगा, नेटवर्क प्रोटेक्शन, एप्लीकेशन और ब्राउज़र की सुरक्षा कंट्रोल यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप कोई डिवाइस अटैच करते हो तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको जो है एक डायलॉग बॉक्स के फॉर्म में या फिर इस प्रकार की विंडो बनाकर इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट चीज़ें पूछी गई है कि सर्च इंजन क्या होता है, यूआरएल क्या होता है, www क्या होता है। तो www अगर बात करें हम सीधे यहाँ पे इंटरनेट की, तो इंटरनेट में हम चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं www। ठीक है, और www लिखने के बाद हम जो है इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अब देखिए www क्या है, एक बड़े स्तर का डाटाबेस है। जब भी आप कोई चीज़ें सर्च करते हो, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखें mcu.ac.in, अगर हम इसको कॉपी करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको इसके अंतर्गत मिल तो जाएगा क्या, जो आपका www है, परंतु कभी कभी ये प्रिंट नहीं होता। देखिए अभी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे जो आपका www है, यहाँ पे माखनलाल की वेबसाइट में लगा हुआ है। मतलब कोई भी वेबसाइट खोलो, किसी भी चीज़ को सर्च करो, पहले इसको उपयोग करना होता है, नहीं भी रहता तो बैकग्राउंड में काम करता है। एक रहता है ये HTTPS, ये तो एक प्रोटोकॉल है जो डेटा भेजने और लाने के लिए एक नियम का सेट है। ये डोमेन नेम हो गया, ये आपका एकेडमिक हो गया और ये आपका इंडिया का हो गया। ठीक है, तो www क्या है, एक बड़े स्तर का डाटाबेस है, वेब का संग्रह है, जहाँ पे सारी वेबसाइट, वेब पेजेस, जितना भी डाटा है, ऑडियो, वीडियो, इमेज, सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका www। यूआरएल की अगर बात करें तो यूआरएल कंप्लीट वेबसाइट के एड्रेस को क्या बोल देते हैं, यूआरएल, जिसमें आपका प्रोटोकॉल मिल जाता है HTTPS, दूसरा मिल जाता है www, तीसरा मिल जाता है आपका डोमेन नेम, चौथा मिल जाता है आपका टॉप लेवल का डोमेन जो कि एकेडमिक हो सकता है, .com हो सकता है, .edu हो सकता है। फिर उसके बाद मिल जाता है आपका कंट्री लेवल डोमेन, बोले तो इंडिया हो सकता है, PK पाकिस्तान, या भी US यूनाइटेड स्टेट हो सकता है, RU रसिया हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। फिर सर्च इंजन की बात करते हैं, तो जिस भी चीज़ के माध्यम से हम सर्च कर रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ चले तो ये गूगल दिख रहा है, गूगल एक सर्च इंजन है। हम मान लीजिए कुछ चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो हम यहाँ जो है सरकारी स्टडी वेब सर्च करते हैं, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लाने का काम किसने किया, सर्च इंजन है। गूगल है, याहू है, बिंग है, या फिर जो डक डक गो है, ये सब क्या है, सर्च इंजन है। तो यहाँ देखिए आप कोर्स नोट्स में जाकर PGDCA की नोट्स ऐसे ले सकते हैं यहाँ से। ये देखिए ऑल सब्जेक्ट के लिए PGDCA फर्स्ट सेम और PGDCA सेकंड सेम की यहाँ पे नोट्स आपको देखने को मिल जाएगी। ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा जो है फर्स्ट यूनिट में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पीसी पैकेज की सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट के अंतर्गत हमको देखने को मिलेगा MS वर्ड और थर्ड यूनिट में भी मिलेगा MS वर्ड। तो दोनों से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, प्रीवियस ईयर में आए हैं, उन सभी को हम जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। दूसरा नेक्स्ट इसी में मिल जाता है वर्ड प्रोसेसिंग या MS वर्ड की मुख्य विशेषताओं को उदाहरण से समझाइए। तो हम सिंपल MS वर्ड को स्टार्ट कर लेते हैं। MS वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंतर्गत हम डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, यानी कि जो कैरेक्टर्स है उसमें काम कर सकते हैं। तो हम सीधे जाएंगे न्यू में और न्यू में जाकर ऐसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ जाओगे आप तो हम जो है नॉर्मली किसी भी टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के साथ साथ जैसे हम उदाहरण के लिए देखें तो हम जो है पहला काम कर सकते हैं टाइपिंग, दूसरा काम कर सकते हैं एडिटिंग, तीसरा काम कर सकते हैं इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करना है वो भी कर सकते हैं, उसको सेव करना है। ठीक है, उसके बाद हम जो है इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये जो 5 काम आपको दिख रहा है, जैसे किसी भी टेक्स्ट को टाइप करना, ज़रूरत पड़ने पे एडिट करना, फॉर्मेट करना यानी कि डेकोरेट करना, उसको सेव करना, इसके अलावा प्रिंट करना, ये सारे काम जो है किसके अंतर्गत आ जाते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे काम टेक्स्ट या पैराग्राफ या सेंटेंस या वर्ड से
रिलेटेड हो जाते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग आपको समझ में आ गई। इसके अलावा एम एस वर्ड की विशेषताओं की अगर बात करें तो एम एस वर्ड की विशेषताओं के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। तो फीचर्स ऑफ एम एस वर्ड की विशेषताएं, तो यहाँ पे सबसे पहली कौन सी चीज़ मिल जाती है, उदाहरण के लिए अगर देखें तो सबसे पहली चीज़ मिल जाती है कि हम इसमें जो है कोई भी चीज़ों की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग देखने को मिल जाती है आपको, फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग, ये इसकी विशेषता है। दूसरा नेक्स्ट इसमें मिल जाता है पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग, ये पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको मिल जाता है स्टाइल की फॉर्मेटिंग, जस्ट साइड में दिख रही है स्टाइल फॉर्मेटिंग। ये जितनी भी चीज़ है जो एम एस वर्ड में हम काम करते हैं वो सब इसकी विशेषताएं कहलाती है। साथ में एडिटिंग बोले तो हम इसमें जो है फाइंड एंड रिप्लेस का काम कर सकते हैं। ठीक है, रिप्लेस। इसके अलावा जो है आपको इलुस्ट्रेशन, जो आपकी ग्राफिक्स वगैरह होती हैं उनसे रिलेटेड काम कर सकते हैं आप। इलुस्ट्रेशन यानी कि इसमें हम जो है जितने भी ग्राफिक्स होती है बोले तो पिक्चर है या फिर स्मार्ट आर्ट है, स्क्रीनशॉट है, चार्ट, इन सभी में काम कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम जो है हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंट में चीज़ें रिपीट कर सकते हैं। साथ ही वर्ड आर्ट का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, डेकोरेटिव जो टेक्स्ट है ऑलरेडी बने बनाए फॉर्मेट का उपयोग कर लेते हैं। ड्रॉप कैप का उपयोग करके हम जो है मैगजीन जैसी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, पैराग्राफ का पहला कैरेक्टर बड़ा होना चाहिए। सिम्बॉल्स और इक्वेशन का उपयोग कर सकते हैं, इक्वेशन एंड सिम्बॉल्स का उपयोग कर सकते हैं, जो भी आपके कीबोर्ड में ना हो उन चीज़ों को हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें मेल मर्ज का उपयोग कर लेते हैं। अब विशेषताएं बहुत सारी हो जाती है पर आपको जो है लिखना कम है क्योंकि क्वेश्चन आपका उस हिसाब से आ रहा है। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखें, तो भाई सिंपल सी बात है, आपके टोटल मिलाकर 36 पेज होते हैं। 36 पेज में से आपको टोटल 5 यूनिट हल करना है, तो हर यूनिट का लगभग मान लो 8 पेज, 8 8 अपन 40 हो रहा है तो 7 पेज मान लो, 7 का 5 बार करें तो 35 हो रहा है, तो 7 पेज आपको एक यूनिट में करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आया आपका एक यूनिट में और दूसरा क्वेश्चन आया उसी के एक यूनिट में बी नंबर का, तो आपके टोटल 7 पेज में कितने लिखना है, 2 क्वेश्चन लिखना, तो एक क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, लगभग आपका 3 पेज के आसपास, 3 साढ़े 3 4 पेज, तो आपको उसी हिसाब से चलना है। ठीक है, अब इनको जो है इस प्रकार से दर्शाना है, डायग्राम के फॉर्म में दर्शा दो, स्मार्ट आर्ट के फॉर्म में, उसके बाद एक एक करके आप इनको डिस्क्राइब कर दो। फॉन्ट की फॉर्मेटिंग क्या होती है थोड़ा थोड़ा, अब मान लो एग्जाम में पूछा जाता है कि एम एस वर्ड में फॉन्ट की फॉर्मेटिंग समझाइए, तो ये सेपरेट क्वेश्चन आया, तो सेपरेट को आप बड़ा डायलॉग बॉक्स बनाओगे, बड़ा डायलॉग बॉक्स से मतलब यहाँ आप जाओगे फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स बनाओगे, इनकी सारी स्टेप्स बताओगे किस प्रकार फॉर्मेट करते हैं, ये सारे ऑप्शंस को एक एक करके समझाओगे, तो तब कहीं जाके आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सिंपल जो है आपको पैराग्राफ का क्वेश्चन आया तो वही फॉर्मेट अपनाना है, स्टाइल का आया तो वही फॉर्मेट। हमने यहाँ सीधे देखे हैं कंप्लीट रूप से फीचर्स यानी कि इसकी विशेषताएं, तो आपको इस प्रकार से विशेषताओं को लिखना है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको विशेषताएं। उसके बाद आपको एम एस वर्ड में टेबल पर कार्य करने की प्रक्रिया बताइए। अब टेबल होता क्या है भाई, सिंपल है, टेबल मतलब रो और कॉलम में वर्क करना। तो टेबल कैसे लाते हैं, आप इंसर्ट में जाओगे, यहाँ पे आप टेबल में जाना है और टेबल में जो बने बनाए सेल है, ग्रिड है, उन पे आपको क्लिक करना है जितना भी आपको चाहिए। मान लीजिए आपको यहाँ से इतना चाहिए तो आप जो है इसको ऐसे सेलेक्ट करो, कितनी रो चाहिए तो नीचे बढ़ाते जाओ, कितने कॉलम चाहिए तो साइड में बढ़ाते जाओ, तो ये आपके ऊपर है कि किस प्रकार आपको मैनेज करना है। तो हमने यहाँ इस प्रकार लिए और उसके बाद हम दूसरा प्रकार से टेबल कैसे बना सकते हैं, हम इंसर्ट में जाते हैं और यहीं पे देखिए आपको मिल जाता है इंसर्ट टेबल। तो यहाँ पे आप रो और कॉलम दे सकते हैं, मान लीजिए 4 कॉलम और आपको 4 रो या 5 रो लेकर आना है, कॉलम फिक्स्ड कर दो, ऑटो फिट कंटेंट, रिमेंबर, न्यू टेबल, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ भी हमने एक टेबल बना लिए, उसके बाद आप एक टेबल और बना सकते हो, किसके माध्यम से, ड्रॉ के माध्यम से। तो ड्रॉ करोगे तो ड्रॉ करके आप अपने हिसाब से देखिए इस प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें मन चाहे आप रो तैयार कर सकते हो जितना भी आपको चाहिए इस प्रकार से, देखिए ये देखिए, और मन चाहे कॉलम बना सकते हो जहाँ से भी आपको चाहिए। ये देखिए मैं इस प्रकार से कॉलम बना लेता हूँ, थोड़ा सा गलत हुआ तो वो बना नहीं है। अब इसको देखिए इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो ये हो जाता है टेबल बनाने का तरीका। तीसरा तरीका मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे उदाहरण के लिए आपने लिख दिए सीरियल नंबर, कॉमा लिख दिए नेम, कॉमा लिख दिए एड्रेस। अब यहाँ आपने सीरियल नंबर मान लीजिए 101 कर दिए, कॉमा लगा के हमने यहाँ पे नाम दे दिए, फिर कॉमा लगा के हमने एड्रेस दे दिए। उसके बाद फिर 102 करके एक सीरियल नंबर लिखे, यहाँ हमने जो है दूसरा नाम लिख दिए और कॉमा लगा के हमने इसकी सिटी लिख दिए फिर से। अब हमारे पास में देखिए एक तो हो जाएगा ये वाला रो, मतलब ये ऊपर वाली रो हो जाएगी हेडिंग, दूसरी रो ये हो जाएगी, तीसरी रो ये हो जाएगी। कॉलम कितने हो जाएंगे, 1 2 3, और यहाँ पे कितनी है 1 2 3, बोले 3 रो है और 3 कॉलम है।
तीनों को सेलेक्ट करें, इंसर्ट में जाना है और यहाँ टेबल में जाना है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जब इस प्रकार की काम करोगे तो आपको कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल देखने को मिल जाएगा। इसको आपको सिंपल क्लिक करना है और सिंपल क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स। कितने कॉलम चाहिए? 3। नंबर ऑफ रो बोले तो 3। और ये सारी चीज़ें रहने दो। बाकी नीचे आपको ध्यान रखना है कॉमा। देखिए हमने सेपरेट कैसे किए हैं, कॉमा से सेपरेट किए। अगर स्पेस से किए रहते तो सीधा स्पेस दे देते या टैब दे देते या जैसा भी हमको देना होता। ओके करो तो देखिए आपका टेबल बन चुका है। तो इस प्रकार भी आप टेबल बना सकते हैं। अब ये टेबल जो है हमने सिंपल किस प्रकार से बनाया, एक तो ग्रिड फॉर्म में बनाया, एक इंसर्ट टेबल, एक ड्रॉ टेबल, एक कन्वर्ट। दूसरा हम एक्सेल सीट से भी टेबल बना सकते हैं। एक्सेल सीट से टेबल बनाओगे तो भी आप जो है इस प्रकार से देखिए ये पूरा डाटा, हम इस डाटा को जो है अभी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ चल के हम जो है इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सेल का जो टेबल है वो हम यहाँ पर बना सकते हैं। सीधा यहाँ पर इसको एंटर करें और यहाँ पर डबल क्लिक करें, इसको जो है नीचे, और यहाँ से हम जो है इनकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, और बढ़ाने के बाद यहाँ ऑटो फॉर्मेट में जाकर कॉलम विड्थ, इसको जो है रो ऑटो फिट कर दो और यहाँ पे कॉलम को ऑटो फिट कर दो और उसके बाद हम जो है इसको बाहर क्लिक कर देते हैं। बाहर क्लिक करें तो एक्सेल का टेबल बन चुका है। तो इस प्रकार भी हम टेबल बना सकते हैं। कुछ रेडीमेड टेबल बने होते हैं, जैसे क्विक टेबल में जाओ तो ऐसे रेडीमेड टेबल बन जाते हैं। तो इस प्रकार से अब हम फॉर्मेट करना चाहते हैं तो हमको देखिए टेबल डिज़ाइन मिल जाता है और टेबल लेआउट। टेबल डिज़ाइन में हमको मिल जाते हैं बहुत सारे लेआउट, आप अपनी इच्छा अनुसार देखिए फॉर्मेट कर सकते हो। इसमें भी आप चाहे तो इसमें कर सकते हो। ये वाला टेबल भी आप फॉर्मेट करना हो तो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए अब इसमें रो और कॉलम इंसर्ट करना है तो आप राइट क्लिक करो, देखिए इंसर्ट ऑप्शन आ रहा है। रो कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं लेफ्ट राइट में, और रो इंसर्ट कर सकते हैं ऊपर और नीचे। साथ ही सेल इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट करना हो टेबल को, स्प्लिट करना हो, बॉर्डर स्टाइल चेंज करना हो, ये सारे काम यहाँ पे हो जाते हैं फॉर्मेटिंग के। टेबल लेआउट में देखिए इंसर्ट करने का, डिलीट करने का, ऑटो फिट करने का, अलाइनमेंट अगर सेट करना हो, फार्मूला लगाना तो फार्मूला दिया है, सॉर्टिंग करना हो, सॉर्टिंग मतलब हो जाता है कि आप इसको सॉर्टिंग कर सकते हो। सॉर्टिंग कैसे करना है भाई, डिसेंडिंग। तो देखिए यहाँ पे आपका 102 ऊपर आ गया, 101 नीचे आ गया, तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये हो जाती है कंप्लीट टेबल पर वर्किंग। ठीक है, विस्तार पूर्वक आप समझा सकते हैं एग्जाम्पल बना के, टेबल बना के, जैसा भी। फिर एमएस वर्ड में पैराग्राफ और पेज फॉर्मेटिंग को समझाइए। पैराग्राफ की बात हो रही है तो सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पे हमारा पैराग्राफ दिया है ऊपर, देखिए ये ध्यान से देखिए, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग का मतलब हो जाता है अलाइनमेंट। लेफ्ट रख रहा है, सेंटर रख रहा है, राइट रख रहा है, जैसा भी आप रख रहे हैं वो कहलाता है आपका पैराग्राफ। तो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। डायरेक्टली भी कर सकते हैं आप, देखिए अलाइनमेंट इस प्रकार से। ठीक है, और हम जो है इसकी लाइन के गैप को भी बढ़ा सकते हैं। देखिए लाइन के गैप, ऊपर और नीचे के गैप को बढ़ाना वो भी कर सकते हैं। सीधे पैराग्राफ वाले डायलॉग बॉक्स में चलो, ये डायलॉग बॉक्स आपको बनाना है। ठीक है, पैराग्राफ मतलब अलाइनमेंट है, पैराग्राफ के लेफ्ट और राइट से इंडेंटेशन छोड़ना है, फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन, या ऊपर वाले पैराग्राफ से नीचे वाले पैराग्राफ की दूरी तय करना है। तो सारे काम किए जाते हैं पैराग्राफ से। इसकी स्टेप्स क्या है भाई, सिंपल है। होम टैब में जाएंगे, पैराग्राफ ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, एक डायलॉग लॉन्चर बटन, इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको मिलेगा पैराग्राफ। अब ये स्टेप बाय स्टेप लिखना है आपको सारी चीज़ें। तो स्टेप आपको जब आएगा पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स तो आपको ये बनाना है। नीचे आपको नेक्स्ट नंबर डालकर लिखना है। इसमें निम्न स्टेप्स होती है, कौन कौन सी भाई, जनरल टैब होता है जिसमें अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट राइट सेंटर, आउटलाइन लेबल, हेडिंग लेबल को दर्शाता है, इंडेंटेशन लेफ्ट से और राइट से आपको ध्यान रखना है चीज़ों को। और उसके बाद आपको फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट, बोले तो पहली लाइन जब पैराग्राफ छोड़ते हैं थोड़ा खिसक के आती है, उसे फर्स्ट लाइन बोल देते हैं। जैसे हम चलते हैं यहाँ पे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ओके करोगे देखिए ये छोड़कर आएगा। आप सबको सेलेक्ट कर लेते हो, सबको आ जाता है। ठीक है, फिर से पैराग्राफ में चलो। नेक्स्ट आप देखोगे ऊपर वाले पैराग्राफ से नीचे वाले पैराग्राफ से दूरी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए दूरी आपको देखने को मिलेगी। तो ये हो जाता है पैराग्राफ। आपको पैराग्राफ में देखिए यहाँ पे भी मिलेगा, तो वही ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे भी, तो इसमें आप काम कर सकते हैं। दूसरा पेज की फॉर्मेटिंग की बात हो रही तो डिज़ाइन में जाएंगे और डिज़ाइन में आपको पेज की फॉर्मेटिंग में एक वाटर मार्क मिलेगा। पीछे बैकग्राउंड में आप कुछ चीज़ें डालना हो, देखिए कॉन्फिडेंशियल है, अपना कस्टम टेक्स्ट डालना हो तो आप कस्टम टेक्स्ट में जाकर यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल को बदल सकते हैं। मान लीजिए हमें SSW एजुकेशन डाल देता हूँ और यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा इसका टेक्स्ट क्या कर देते हैं, लाइट ऐसा डार्क कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं और इसको क्लोज कर देते। देखिए SSW एजुकेशन आ चुका है। दूसरा हम पेज का कलर कर सकते हैं, लाइट करना जैसा भी। फिल इफेक्ट में जाओगे तो आप 2 कलर कर सकते हो,
मान लीजिए यहाँ पे हमने येलो कलर कर दिए और यहाँ पे वाइट कर दिए और इसका पैटर्न चेंज कर दिए, ओके करें तो देखिए इस प्रकार से आ गया। अब उसके बाद आप चाहे तो उसको बदल सकते हो, यहाँ से टेक्सचर बदल सकते हो, पैटर्न बदल सकते हो, पिक्चर लाना है वो सारा काम कर सकते हो। और नहीं करना तो आप कर दो नो कलर, ठीक है, ये रहने दो। उसके बाद आप जो है पेज की बॉर्डर, जैसे पेज की बॉर्डर यहाँ से बॉक्स स्टाइल, शैडो स्टाइल जो भी रखना है, ये डायलॉग बॉक्स बनाना नहीं भूलना है, ठीक है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इस प्रकार से आपने दिए, इसका कलर और इसकी विड्थ डिफाइन करें, ओके करें तो आपको बॉर्डर देखने को मिल जाएगी। तो ये हो जाता है आपका क्या, पेज की डिज़ाइन मतलब पेज की फॉर्मेटिंग। और दूसरा आपका हो जाता है क्या, जो आपका सिंपल है, मतलब हमने पैराग्राफ देखे। एक और चीज़ होती है पेज सेटअप। पेज सेटअप में पेज की फॉर्मेटिंग एक प्रकार से देखने को मिल जाती है, जिसमें हम चारों तरफ की मार्जिन कितनी जगह छोड़ना वो ध्यान रखते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा क्या, ओरिएंटेशन, पेज खड़ा रखना है या आड़ा रखना, और पेज का साइज़ क्या रखना, और पेज को कितने कॉलम में बांटना, ये सारी चीज़ें भी आ जाती है। हालांकि सेपरेट क्वेश्चन आएगा पेज सेटअप को समझाइए, तो आपको ये डायलॉग बॉक्स बनाकर समझाना है। चलिए क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट बोला गया है कि भाई एक शॉर्ट नोट्स आई है। शॉर्ट नोट्स में बहुत सारी चीज़ें पूछ ली जाती है, जैसे मान लीजिए फॉर्मेट पेंटर पूछा है, तो फॉर्मेट पेंटर क्या होता है और विजार्ड क्या होता है, दोनों चीज़ समझ लेते हैं। फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या हो जाता है, उदाहरण के लिए हम कोई चीज़ में फॉर्मेटिंग करते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे चलते हैं होम टैब में, ये सारी फॉर्मेटिंग है फ़ॉन्ट की, बोल्ड कर दिए और इसको हम जो है यहाँ से जैसा भी हम अंडरलाइन करना चाहते हैं। अब इसी प्रकार हम चाहते हैं कि ये भी फॉर्मेट हो जाए। देखिए ये वाला जो है, ये वाला फॉर्मेटिंग हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं या फिर इसको इसके जैसा अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमने क्या क्या फॉर्मेटिंग करें हमको याद नहीं है। तो हम सीधे क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट पेंटर में और दूसरा जो वर्ड है जिस पर कॉपी करना है उस पर लाकर छोड़ देंगे। तो आप देखिए इस प्रकार की फॉर्मेटिंग सेम टू सेम आ गई। तो फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है, जैसे ही हम दूसरी की फॉर्मेटिंग को कॉपी करना चाहते हैं तो हमको फॉर्मेट पेंटर की आवश्यकता पड़ जाती है। इसकी शॉर्टकट की है अल्टर कंट्रोल और सी, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी या फिर आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस भी, इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं फॉर्मेट पेंटर को। दूसरा विजार्ड की अगर बात करें तो विजार्ड क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए मेल मर्ज में चलते हैं और यहाँ पे चलते हैं हम स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। तो विजार्ड मतलब जो अपने काम को एक बार में कंप्लीट नहीं करता हो, एक बार में मतलब भाई नेक्स्ट करना पड़ता है, नेक्स्ट करना पड़ता है, ऐसी चीज़ों के लिए हम क्या बोल देते हैं, विजार्ड। और डायलॉग बॉक्स किसे बोल देते हैं, डायलॉग बॉक्स सिंपल हो जाता है भाई होम टैब में चले और ये फॉन्ट में गए, यहाँ पर जो भी काम करना करे और ओके करे, तो एक बार में जो बंद हो जाता है खुलकर विंडो उसे बोल देते हैं डायलॉग बॉक्स, और जो एक बार में बंद नहीं होती, नेक्स्ट 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 की ज़रूरत पड़ जाती है, वो कहलाता है विजार्ड। तो दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, आप इसको लिख सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन है ऑफिस ऑटोमेशन स्विट को समझाइए। तो ऑफिस ऑटोमेशन स्विट के अंतर्गत आपको मैं बताता हूँ, जैसे मैं आपको ले चलता हूँ, एक है नोट्स ओपन करते हैं अपन यहाँ, ठीक है। ऑफिस ऑटोमेशन स्वीट के अंतर्गत आपको बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाते हैं जो आपको मुख्य रूप से, जैसे यहाँ चले तो देखिए ऑफिस ऑटोमेशन स्वीट का मतलब क्या हो जाता है, ऐसा सॉफ्टवेयर का ग्रुप जो ऑफिस में डेली यूज़ के हिसाब से जो भी काम होते हैं उनका सारा काम मेंटेन करता है, जैसे टाइपिंग करना, डेटा एंट्री करना, कैलकुलेट करना, ईमेल भेजना, प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट तैयार करना, फाइल मैनेजमेंट, ये सारे काम कौन करता है, ऑफिस ऑटोमेशन स्वीट करता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका ऑटोमेशन स्वीट है, लिब्रे ऑफिस है, 365 है, मोबी ऑफिस है, ओपन ऑफिस है, WPS ऑफिस है, फिर उसके बाद आपका फ्री ऑफिस देख सकते हैं, देखिए IBM लोटस है, और बहुत सारे आपको मिल जाएंगे अलग अलग प्रकार के जो इसी प्रकार का काम कर लेते हैं। इसके बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे MS वर्ड आप देख सकते हैं जो वर्ड प्रोसेसिंग करता है, जो हमने देखे हैं। पावर पॉइंट PPT बनाने का काम कर लेता है आपका। वन नोट टेकिंग के लिए काम करता है। टीम आपका जूम मीटिंग जैसे कोलैबोरेशन टूल है। एक्सेल आपका स्प्रेडशीट के लिए काम कर लेता है। आउटलुक आपका जो है ईमेल को ऑर्गेनाइज या ईमेल को मैनेजमेंट कर लेता है। तो ये हो जाते हैं ऑफिस ऑटोमेशन स्वीट आपके, जो आप लिख सकते हैं, ठीक है। नोट्स में आपको मिल जाएंगे कंप्लीट रूप से। इसके अलावा वर्ड में एडिटिंग फीचर्स क्या है, MS वर्ड में एडिटिंग फीचर्स को समझाइए। तो हम नीचे चलते हैं सीधे और इसी को हम जो है ऐसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ नीचे आकर हम जो है MS वर्ड में एडिटिंग फीचर्स को हल करते हैं। यहाँ चलते एडिटिंग फीचर्स ऑफ MS वर्ड। तो सबसे पहला एडिटिंग फीचर्स कौन सा है भाई, ये देखिए आपको क्लिपबोर्ड वाला सेक्शन दिखेगा, कट कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पर लिखना है कट कॉपी और पेस्ट, ये आपके क्या है, एडिटिंग फीचर है। और साथ में इसी का एक जो है जो मेन चीज़ है क्लिपबोर्ड। उसके बाद दूसरा क्या है, फाइंड एंड रिप्लेस।
ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस को समझाना है। उसके बाद आप देखोगे तो आपको बाकी चीज़ें तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलेगी, तो एडिटिंग फीचर्स में इनको समझाना। कट कॉपी पेस्ट को समझा दो, तो कट कॉपी पेस्ट यहाँ पे आपको इसका जो क्लिपबोर्ड का डायलॉग बॉक्स है वो भी मिल जाएगा। इसको मैं बंद कर देता हूँ। देखिए क्लिपबोर्ड मिल रहा है और कट कॉपी पेस्ट को समझाओ। दूसरा, आप फाइंड एंड रिप्लेस का इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स बनाओ। ये देखिए दोनों, मोर में भी जाओगे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, इनको समझा सकते हैं आप। किसमें? फाइंड एंड रिप्लेस, मतलब जो एडिटिंग फीचर्स है उसमें। इसके अलावा नेक्स्ट आपको देखने मिल जा रहा है किन्हीं चार को समझाइए। अब वो 4 आए 5 आए, समझाना सबको ऐसा मान लो, तो हम जो एग्ज़ाम में जैसे आएंगे वैसे हमको लिख लेना है। तो फाइंड एंड रिप्लेस यहाँ भी पूछा गया है, तो भाई सिंपल सी बात, यहाँ जो लिखोगे वो आप जो है यहाँ भी समझा सकते हो, पर यहाँ शॉर्ट में समझाना है क्योंकि यहाँ पे 4 समझाना है। यहाँ डायलॉग बॉक्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। हेडर एंड फुटर को समझाना, जब भी हमको एमएस वर्ड में कोई चीज़ें रिपीट करना है टॉप पे और बॉटम पे, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है हेडर की। जैसे आप यहाँ जाओगे तो हेडर आप डिसाइड कर सकते हो, और नीचे जाओगे तो आप जो है फुटर डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ जाओगे फुटर में, और फुटर में भी आपको चीज़ें मिल रही, तो आप सीधे जो है किसी को भी ऐसे क्लिक कर सकते हो। तो देखिए यहाँ रिपीटेटेड चीज़ें बोले तो पेज नंबर है, ऑथर का नाम है, पब्लिकेशन का नाम है, बुक का नाम है। जो भी चीज़ें हमको बार बार रिपीट करना हो तो उसके लिए हम देते हैं एडिटिंग, मतलब जो आपका हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड फुटर का उपयोग कर सकते हैं आप। इसके अलावा देखिए एडिटिंग फीचर्स में आपका जो स्पेलिंग एंड ग्रामर भी आ जाता है, तो एडिटिंग फीचर्स में आप इसको समझा देना। चलिए, फाइंड एंड रिप्लेस हो गया। टैब एंड इंडेंट। टैब एंड इंडेंट का मतलब क्या हो जाता है? जब भी आप एमएस वर्ड में कुछ काम करते हो तो आपको जो है एक साथ बहुत सारे स्पेस या जो भी चीज़ें वो देने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो यहाँ पे हमको पैराग्राफ के अंदर चलना। होम टैब में चले, पैराग्राफ में चले, यहाँ पे आप जाओगे तो आपको टैब वाला एक बटन मिलेगा, इस पर जाओगे तो टैब मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 0.5 का मतलब हो जाता है कि आप एक टैब मारोगे तो 0.5 मतलब 5 स्पेस आगे बढ़ेगा, और अगर आप इसमें जो है बढ़ा देते हो तो उतना स्पेस आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा कैसे? लेफ्ट से बढ़ेगा, सेंटर से बढ़ेगा, राइट से बढ़ेगा, वो आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पोजीशन बदल भी सकते हैं आप। ये डायलॉग बॉक्स बनाना नहीं भूलना है। और इंडेंटेशन किसे बोल देते हैं? इंडेंटेशन ये दिख रही लेफ्ट से और राइट से। इसके अलावा नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर कैसे? मान लीजिए आप कोई गलती करते हो, देखिए इस प्रकार से स्पेलिंग गलती करते हो तो ऐसा रेड अलर्ट आ जाता है, और अगर आप कोई स्पेस देते हो तो ऐसे ब्लू अलर्ट आ जाता है। ये कहलाती ग्रामेटिकल मिस्टेक, और रेड वाली कहलाती है स्पेलिंग मिस्टेक। दोनों को सुधारना है तो हमको ज़रूरत पड़ती है रिव्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर की। प्रूफिंग के अंतर्गत स्पेलिंग एंड ग्रामर। आपको डायलॉग बॉक्स यहाँ पे दिखेगा, इस डायलॉग बॉक्स में क्या क्या चीज़ होती है वो समझ लो ताकि एग्जाम में लिखने में हेल्प हो सके। तो जो गलती है ऊपर दिखता है, नीचे आपको दिख रहा है सजेशन। अब नॉट इन डिक्शनरी, नॉट इन डिक्शनरी मतलब जो एमएस वर्ड की डिक्शनरी में नहीं है वो गलत है, और जो है वो सही है। तो जो गलत है उसके लिए सजेशन नीचे दिख रहा है, सजेशन बदलना है। इसका देखो सिनोनिम्स एंटोनिम सब दिखता है, तो यहाँ सजेशन बदलना है तो आप क्लिक कर दो या फिर चेंज ऑल कर दो। इस प्रकार का डॉक्यूमेंट हर जगह लिखा तो चेंज ऑल कर दो, एक जगह लिखा सीधे क्लिक कर दो। इसके साथ ही इसमें ऑटो करेक्ट ऐड कर सकते हैं, भाई ऐसा लिखे तो ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाए। इसके अलावा हमको बदलना नहीं है तो हम इग्नोर कर सकते हैं। हर जगह इग्नोर करना तो इग्नोर ऑल कर दो, और इस शब्द में दोबारा गलती ना हो उसके लिए कर दो ऐड टू डिक्शनरी। तो अभी हम क्या करना चाहते हैं? बदल देते हैं। देखिए इस प्रकार से ये भी बदल देते हैं और ये करेक्ट हो गया। तो डायलॉग बॉक्स बनाना, इसके स्टेप्स लिखना है। ठीक है, इसके अलावा पेज लेआउट। तो पेज लेआउट या पेज सेटअप दोनों ही बात एक है। तो पेज लेआउट इसमें चले, और यहाँ पे पेज सेटअप में चले तो ये डायलॉग बॉक्स बनाना है। मार्जिन वगैरह है, टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, और ये गटर मार्जिन बोले तो मार्जिन जो होती है आपकी बाइंडिंग वाली होती है। ओरिएंटेशन आपको समझाना है, और पेज का प्रीव्यू, साथ ही पेपर कौन सा लेना है, भाई सिंपल सी बात है, हम ले लेते A4। और लेआउट में तो हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, न्यू पेज या जो भी सेक्शन 12 दिया रहता है। तो ये डायलॉग बॉक्स बनाना है, और साथ ही आपको जो है इसके स्टेप्स लिखना है। तो ये कहलाता है आपका पेज लेआउट या पेज सेटअप। इसके अलावा नेक्स्ट आपको मिलेगा एमएस वर्ड में प्रिंटिंग। डायलॉग बॉक्स को समझाइए। जब हम पूरा एमएस वर्ड तैयार कर लेते हैं तो हमको ज़रूरत पड़ती है एमएस वर्ड में प्रिंट करने की। तो प्रिंट करने के लिए हम जाते हैं सीधे फाइल मेनू में, और फाइल मेनू में जाने के बाद प्रिंट में जाते हैं। इस प्रकार से आपको ये विंडो मिलता है प्रीव्यू वाला। ये देखिए इसमें बड़ा छोटा हम कर सकते हैं, कितने पेज दिखाना है तो वो भी हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? कुछ ऑप्शंस। तो यहाँ पे प्रिंट और कॉपी दिख रहा है, इनको छोड़ दें अभी। यहाँ चलें, सबसे पहले हमको कौन से प्रिंटर से प्रिंट करना है वो आपको देना होता है। इन पेज में से मान लो 5 पेज है, सभी पेज को प्रिंट निकालना तो ऑल पेज, और अगर किसी विशेष को निकालना तो आप 1 से लेकर 5 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप जो है दे सकते हैं। अभी 1 से लेकर 5 है तो 1 से लेकर 3 कर दो। तो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं डैश लगा के। इसके अलावा वन साइड है, वन साइड हमको ज़रूरत यहाँ मतलब डुप्लेक्स वाले प्रिंटर होते हैं उसमें ज़रूरत पड़ती है।
कॉलेटेड मतलब सेट बना के निकलेंगे। 1 से 5 तक 2-2 कॉपी चाहिए तो 1 से 5 की एक अलग कॉपी आ जाएगी, 1 से 5 की अलग कॉपी। और मान लो यदि अनकॉलेटेड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको 1 की 2 कॉपी, 2 की 2 कॉपी, 3 की 3 कॉपी, सेट नहीं बनेंगे, सब सेपरेट सेपरेट आएंगे। तो ज़्यादातर कंडीशन में कॉलेटेड करते हैं। बाकी ये तो पेज सेटअप है, ओरिएंटेशन कौन सा रखना है, पेज कौन सा रखना, मार्जिन कितनी रखनी है, या एक पेज में कितनी, मतलब एक सीट में कितने पेज चाहिए, तो वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। बाद में आप कॉपी दोगे, एक पेज की मान लो 3 कॉपी निकालना चाहते हो, प्रिंट करोगे तो वो सेट बनाकर निकाल देगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है प्रिंटिंग डायलॉग बॉक्स, और यहाँ पे आपको इसको प्रीव्यू में समझा देना है। कंट्रोल पी इसकी शॉर्टकट होती है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्या है, वेरियस ऑफिस सुइट्स। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कौन कौन से ऑफिस सुइट होते हैं भाई। एमएस ऑफिस होता है, माइक्रोसॉफ्ट 365 होता है, मूवी ऑफिस, WPS है, लिब्रे ऑफिस है, देखिए आपको अलग अलग, IBM लोटस है, साथ ही आपको आई वर्क मिल जाएगा, फ्री ऑफिस मिल जाएगा। ये सब जो है आपको क्या मिलेंगे, एक प्रकार से ऑफिस सुइट मिलेंगे, तो इनको आपको समझा देना है। ओपन ऑफिस को समझाइए, WPS को समझाइए। गूगल डॉक्स क्या होता है, तो गूगल डॉक्स आपके गूगल ड्राइव के अंतर्गत एक एप्लीकेशन या गूगल का प्रोडक्ट है जो MS वर्ड जैसी फैसिलिटी देता है। बस क्या है, कोलैबोरेशन टूल है, बोले तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति उसमें एक साथ काम कर सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका क्या, गूगल डॉक्स। बोले तो हमने सेकेंड यूनिट के प्रीवियस ईयर में आए सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं इकाई थर्ड। PC पैकेज के अंतर्गत इकाई थर्ड में जितने भी हमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस मिले हैं उनके हम सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले बात हो रही है मैक्रो की। तो मैक्रो क्या है, मैक्रो की रिकॉर्डिंग और उसके उपयोग को चरणबद्ध तरीके से लिखिए। तो मैक्रो है क्या, जब भी हम MS वर्ड में कोई काम बार बार करना चाहते हैं तो हमको ज़रूरत पड़ जाती है किसकी, मैक्रो की, क्योंकि हमको रिकॉर्डिंग करना होता है। तो हम चलते कहाँ पे, व्यू में, और व्यू में चलने के बाद हम मैक्रो में चलते हैं। मैक्रो में पहले से बने मैक्रो यहाँ दिख जाएंगे। कायदे से मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो कर भी सकता हूँ, पर मैं नहीं करता। मैं चलता हूँ रिकॉर्ड मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो में चल के मैक्रो 4 यहाँ पे नाम आ गया। बटन के थ्रू बनाना, कीबोर्ड के थ्रू, ये मैं यहाँ पे बताऊँगा। मैं कीबोर्ड के थ्रू बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे शॉर्टकट दे देते हैं भाई, कंट्रोल के साथ आप 6 से दे दो, और उसके बाद हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं। जैसे असाइन करें और क्लोज करें तो जो काम करना है वो आपके यहाँ से लिखना शुरू करना पड़ता है। ठीक है, और एंटर करें। यहाँ पर हमने लिखे क्या, मान लीजिए DCA लिखना है, दूसरा हमको लिखना है PGDCA, तीसरा हम लिख देते हैं कौन सा, BCA, और चौथा लिख देते हैं हम MCA। ये हमारे कोर्सेस हो गए। ठीक है, और इन कोर्सेस को हम बार बार टाइप करने की वजह हमने क्या कर लिए, मैक्रो रिकॉर्ड कर लिए। अब मैक्रो को स्टॉप करना है तो हम यही जाएंगे मैक्रो में, व्यू में, स्टॉप मैक्रो, या पॉज कर दें, स्टॉप कर दो, और दोबारा से हम जो है यहाँ पे कहीं भी दूसरे पेज में चल जाएं, डॉक्यूमेंट बंद करके ओपन कर लें, कंट्रोल के साथ 6 दबाएंगे तो ये हमारा जो मैक्रो है वो रन हो जा रहा है। देखिए इस प्रकार से। तो मैक्रो मतलब बार बार किए जाने वाले काम को रिकॉर्ड करना। इसके बाद है MS वर्ड में मेलिंग लेबल, एनवलप्स को समझाइए। तो मेलिंग लेबल भाई सिंपल है, जब हम MS वर्ड में कोई काम करते हैं तो हमें बहुत सारे लेबल्स बनाने पड़ते हैं। जैसे यहाँ देखिए लेबल्स, एनवलप्स और लेबल की बात हो रही है। ठीक है, तो जो यहाँ पे हम पहले तो हम एनवलप बनाते हैं। एनवलप क्या होता है, एनवलप में चलें, जब भी हमको किसी व्यक्ति को कुछ पार्सल भेजना हो, कुछ भी भेजना हो, तो हमको एनवलप की ज़रूरत पड़ जाती है, लिफाफा वगैरह। ठीक है, तो यहाँ एनवलप में डिलीवरी एड्रेस लिखना होता है। डिलीवरी एड्रेस का मतलब क्या हो जाता है, आप इसको जो है कंप्लीट रूप से ऐसे बंद करो, और यहाँ लिख देते हैं हम क्या, टू, एंटर करते, और यहाँ पर हम लिख देते हैं MCU भोपाल, इतना। और रिटर्न एड्रेस में भी लिखना पड़ता है, फ्रॉम में लिख दिए, और फॉर्म में लिख दिए हमारा एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे SSW एजुकेशन, ठीक है, और CWA छिंदवाड़ा लिख देते हैं। और उसके बाद हम इसको डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट में ऐड करना हो, इसका साइज़ क्या लेना है तो वो हम ऑप्शन से ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे साइज़ दिए हुए हैं, अलग अलग प्रकार के साइज़ दिख रहा है। ये देखिए कैसा आपको लेना है, ये मान लीजिए मैंने ये वाला ले लिया। फ़ॉन्ट कौन से लेना वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप ऐड टू डॉक्यूमेंट कर लो। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से आपका जो है लिफाफा बन गया। अब आप इस वाले को चाहे तो नीचे रख सकते, चाहे तो ऊपर रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनवलप। ऐसे मेलिंग लेबल बना सकते हैं। मेलिंग लेबल बनाने के लिए आपको सीधे मान लीजिए SSW एजुकेशन के लेबल हमको बनाना बहुत सारे, और फुल पेज में सेम लेबल होना चाहिए, या सिंगल पेज में एक लेबल बनाना है तो वो भी हम बना सकते हैं। फुल पेज में सेम लेबल बनाना है, और यहाँ से ऑप्शन से आप सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए एक पेज में कितने ऑप्शन आएंगे, मान लीजिए एक पेज में 30 आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 30 ले लिए, और हाइट विड्थ भी दे रहा है। देखिए हाइट विड्थ यहाँ पे दे रहा है, जैसे मान लिए 30 लिए, और उसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट कर लिए, तो देखिए आपको 30 लेबल बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको मेलिंग लेबल और जो एनवलप है उसके बारे में लिखना है।
फिर है एम एस वर्ड में मेल मर्ज को समझाइए। तो मेल मर्ज क्या होता है, नया डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं और एक मान लीजिए हमने एक फॉर्मेट तैयार कर लिए एक एप्लीकेशन का। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे ये एप्लीकेशन मान लीजिए जो नोटिस है जो सबको भेजना है एक डेमो के रूप में, पर यहाँ पे हमारे नाम और एड्रेस होते हैं जो बार बार अलग अलग होते हैं। और नीचे भी हम सेपरेट कर लेते हैं फ्रॉम करके यहाँ लिख देते हैं और यहाँ करके लिख देते हैं हम SSW एजुकेशन। ठीक है, ये हर बार होना चाहिए। और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, टू, किसको भेजना चाह रहा है भाई, टू में हम जो है यहाँ पे नाम देना चाहते हैं कोई पर्टिकुलर व्यक्ति और उसका एड्रेस। तो हम सीधे जो है या तो लिस्ट बना लें, मेलिंग में चलें और यहाँ स्टार्ट मेल मर्ज में स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड के थ्रू क्या कर सकते हैं, लेटर बनाना हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपको यूज़ करेंट डॉक्यूमेंट करना, रिसिपेंट में आप लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हो ब्राउज करके, या फिर न्यू लिस्ट बना सकते हो। न्यू लिस्ट बनाना तो डायलॉग बॉक्स है, ठीक, एग्जाम में बनाने के लिए हम जो है सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्राउज़ करते हैं। ब्राउज़ में हमारी लिस्ट ऑलरेडी बनी होगी स्टूडेंट वाली, ये डेटाबेस ऑलरेडी बना है। चाहे तो आप एक्सेल का डेटाबेस बना सकते हैं जैसे यहाँ मेरे पास में बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं ओके। एडिट करना हो तो ऐसे चलें और यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो, नाम जोड़ना हो घटाना हो जैसा भी, ठीक। इसको अपन जो है ओके करते हैं और यहाँ से भी ओके करते हैं। हमारे पास में लिस्ट आ चुकी है, नेक्स्ट करो। और नेक्स्ट करने के बाद देखिए आपको मिल जा रहा है 4th नंबर के स्टेप में राइट योर लेटर राइट कर लिए और मोर आइटम में जाके हमने नेम और ऐसे ही यहाँ पे एक एड्रेस भी एंटर कर लो और क्लोज़ कर दो। फिर उसके बाद इसको कर दो आप नीचे की तरफ, यहाँ इसको भी टैब मार दो और इसको भी टैब मार दो, दोनों बराबरी से, ठीक है। और इनको चाहे तो थोड़ा सा बोल्ड कर दो। अब जैसे ही आप प्रीव्यू करोगे नेक्स्ट 5th नंबर की स्टेप में, तो देखिए यहाँ पे मुकेश कुमार आ गया। और आगे चलोगे तो नेक्स्ट प्रीवियस करके देख सकते हैं आप। देखिए इस प्रकार से आप सभी लेटर को एक साथ देखना है तो आप करोगे कंप्लीट। जैसे कंप्लीट करोगे तो यहाँ 2 ऑप्शन आएंगे, प्रिंट कर दो डायरेक्ट प्रिंटर से और एडिट इंडिविजुअल, मतलब एक ही प्रकार के लेटर को मल्टीपल लोगों के लिए बनाना है तो हम करते हैं मेल मर्ज का उपयोग। तो एडिट इंडिविजुअल करो और यहाँ कर दो ओके। और जैसे ओके करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो देखिए जितने भी हमारे पास में लिस्ट थी उनके सेपरेट लेटर यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। तो ये होता है आपका मेल मर्ज। तो इसके स्टेप्स आप लिख देना, जो भी मैंने बताया हूँ सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको फिर से बंद करो और यहाँ पे इसको रहने दो। नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में आप ग्राफिक्स कैसे इंपोर्ट करते हो। तो भाई सिंपल है, एमएस वर्ड में ग्राफिक्स इंपोर्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। आप इंसर्ट में जाओगे तो आप पिक्चर में जाकर ऑनलाइन ग्राफिक्स ला सकते हो, इंटरनेट कनेक्शन रहेगा। ऑफलाइन लाना हो, स्टॉक इमेज लाना हो, दिस डिवाइस से लाना हो तो दिस डिवाइस क्लिक करें, डाउनलोड में गए और यहाँ से हम जो है जैसे यहाँ चले और यहाँ चल के देखिए MS एक्सेस ये जो हमने थंबनेल बनाए थे वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इसमें पिक्चर ला सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको लिख देना है। इसको फॉर्मेट करना है तो आप फॉर्मेट वाले टैब में चले जाओ। देखिए इस प्रकार से हम फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है, दिख रहा है। इसके साथ ही नेक्स्ट आपको मिलेगा इंसर्ट में शेप मिलेगा। शेप आप ला सकते हो, कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से शेप को भी आपको फॉर्मेट करना तो शेप फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया है, देखिए इस प्रकार से। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको इंसर्ट में देखने को मिलेगा शेप के अलावा आइकॉन ला सकते हैं, 3D मॉडल्स ला सकते हैं, स्मार्ट आर्ट लाना हो तो स्मार्ट आर्ट एक स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी ऑप्शन को एक ग्राफिक्स फॉर्मेट में दर्शाता है। तो इस प्रकार से हम स्मार्ट आर्ट ला कर उसमें जो है टेक्स्ट लिख सकते हैं, अलग अलग भी ऐसे लिख सकते हैं या फिर इस एडिट वाले ऑप्शन से भी लिख सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, ग्राफिक्स के लिए आप चार्ट ला सकते हो। एक्सेल के जो चार्ट है जो एम्बेड होते हैं, मतलब एक्सेल से कोई संबंध नहीं, सीधे यहीं आ जाते हैं। तो सीधे यहाँ ऐसे क्लिक करें चार्ट को और ये चार्ट आ गया। एक्सेल देखिए यहाँ है परंतु पूरा का पूरा MS वर्ड में है, ठीक है। इस प्रकार से हम चार्ट ला सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीनशॉट लाना है तो वो भी ला सकते हैं। तो इन स्टेप्स को आप लिख सकते हो ग्राफिक्स से रिलेटेड इलस्ट्रेशंस, जितनी भी चीज़ें है वो आपको ड्राइंग फीचर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखिए ड्राइंग फीचर्स भी आ रहा है तो भी वही आंसर लिखना है, और अगर आपको डॉक्यूमेंट में ग्राफिक्स लाना है तो भी वही आंसर लिखना है। तो इस प्रकार हमने MS वर्ड की कुछ चीज़ें देखें। अब मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप ध्यान से देखिए। शुरू से चलते हैं होम टैब में। तो आपको क्लिपबोर्ड समझा दिया मैंने, फ़ॉन्ट समझा दिया, पैराग्राफ समझा दिया। स्टाइल वाला क्वेश्चन आएगा तो स्टाइल आपको समझाना है। जब भी हमको यूनिफॉर्मिटी चाहिए, रेगुलर एक प्रकार की फॉर्मेटिंग चाहिए, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, तो हम उपयोग कर लेते हैं स्टाइल का, हेडिंग 1, हेडिंग 2 उसके लिए। फाइंड एंड रिप्लेस हमने देख लिए, इंसर्ट में ग्राफिक्स देख लिए, टेबल देख लिए, हेडर एंड फुटर भी देख लिए। इसके अलावा हमने स्मार्ट आर्ट जो बर्ड आर्ट होता है, ड्रॉप कैप देख लिए।
इक्वेशन सिंबल्स भी हमने बात करे। यहाँ पे हमने जो है ये सारे पेज फॉर्मेटिंग देख लिए, लेआउट में पेज सेटअप, पैराग्राफ देख लिए, रेफरेंस में टेबल ऑफ कंटेंट। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं जाता, पर हमको अगर इंडेक्स बनाना तो टेबल ऑफ कंटेंट का उपयोग कर लेते हैं। इसके अलावा फुटनोट, जब भी हमको पेज के बॉटम पे कोई नोट देना है तो फुटनोट का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, कैप्शन, किसी ऑब्जेक्ट को नाम देना तो कैप्शन का उपयोग कर लेते हैं। मेलिंग में हमने देख लिए। इसके अलावा स्पेलिंग एंड ग्रामर देख लिए। एक होता है ट्रैक चेंजेस, जब भी हमारे डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस करता है तो हमको ट्रैक चेंजेस से पता चल जाता है, तो वो हो जाता है ट्रैक चेंजेस। ठीक है, ट्रैक चेंजेस को हमको ऑन करना होता है बस, और ऑन करने के बाद इसमें हम जो है ये देखिए यहाँ से रिव्यूइंग टैब में जाकर एडवांस ऑप्शन में यहाँ सेटिंग कर सकते हैं। डायलॉग बॉक्स ध्यान में रखना। इसके अलावा व्यू में आपके कुछ व्यू मिल जाते हैं, जैसे रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट। ये व्यू आपको आएंगे एमएस वर्ड में, तो आप समझा सकते हो। मैक्रो हमने देख ली है, बाकी चीज़ें हमारी ज़्यादा यहाँ पे एग्ज़ाम के लायक की नहीं है। फिर हम देख लेते हैं, देखिए फाइल में तो सेव, ओपन, क्लोज ये सारी चीज़ बन जाएगी। प्रिंट हमने समझ लिए। एक ऑप्शन और रहता है, ये देखिए यहाँ प्रूफिंग में जाओगे, ऑटो करेक्ट, तो ये ऑप्शन भी एग्जाम में पूछा जाता है, ऑटो करेक्ट वाला। तो इसको भी आप जो है डायलॉग बॉक्स ध्यान रखिए, जिसमें गलत शब्द इस साइड रहता है रिप्लेस में, और किस से रिप्लेस करना है, राइट शब्द इस साइड रहता है। जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए CWA कोई लिखता है तो उसके बदले में क्या हो जाना चाहिए, छिंदवाड़ा। अगर कोई SSW लिखता है तो उसके बदले में हो जाना चाहिए सरकार स्टडी बेब्स। ठीक है, ये देखिए जैसे हम यहाँ गए और यहाँ हम लिख देते हैं SSW कोई लिखता है तो उसके लिए यहाँ हो जाना चाहिए SSW एजुकेशन, और इसको कर दो इससे रिप्लेस। अब देखिए दोबारा से जब SSW कोई लिखेगा तो SSW एजुकेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ऑटो करेक्ट भी आप ध्यान रखना। तो इस प्रकार एमएस वर्ड में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। सेकंड और थर्ड यूनिट में जो एमएस वर्ड है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आते हैं वो हमने यहाँ पर सॉल्व करे हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम पीसी पैकेज के अंतर्गत इकाई 4 की। और इकाई 4 में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें हम तो आपको पहला क्वेश्चन मिल जाता है यहाँ पे एमएस एक्सेल में उपलब्ध डेटा के टाइप्स को समझाइए, यानी कि डेटा के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो समझाइए। सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें हम यहाँ पर तो आपको जो है जैसे मान लीजिए सेल मिलता है, तो सेल में आप क्या क्या चीज़ें इनपुट कर सकते हो। मान लीजिए आप नंबर इनपुट करते हो, टेक्स्ट इनपुट करते हो, डेट इनपुट करते हो, करेंसी इनपुट कर लेते हो। इसके अलावा भी और दूसरी चीज़ें हो जाती है, जैसे मान लीजिए इसी सेल में आप जो है ऑटो फिल कर सकते हो, ऑटो कंप्लीट कर सकते हो। तो ये सब क्या है, ये सब डाटा के प्रकार है। तो चलिए इनको हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे एक्सेल को स्टार्ट कर लेते हैं, और एक्सेल को स्टार्ट करते बराबर हमारे सामने इस प्रकार विंडो आ गई। इसको हम जो है न्यू पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम ब्लैंक पर क्लिक करते हैं और हमारे सामने एक्सेल का एनवायरनमेंट आ गया। एक्सेल का एनवायरनमेंट समझ लेते हैं ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए एक्सेल का एनवायरनमेंट या फिर एक्सेल के कुछ कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, स्क्रीन के बारे में तो आपको बन जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर देखें तो आपको इंपॉर्टेंट मिल जाता है, जैसे मान लीजिए टाइटल बार है, टाइटल बार के नीचे आपको मिल जाता है टैब है, टैब के अंदर आपको अलग अलग ग्रुप वगैरह जो है इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। साथ ही अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको जो है नीचे रिबन देखने को मिलेगा। देखिए रिबन में आपको जो है ये होम टैब है, इससे रिलेटेड ऑप्शन मिल जाते हैं। रिबन कंप्लीट रूप से ये पट्टी कहते हैं। इसके अलावा आपको जो है ये ग्रुप मिलेगा, ग्रुप सेक्शन में बटे होते हैं, यानी कि एक प्रकार से अगर देखें तो क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा इसके अंदर आपको ऑप्शन भी मिल जाते हैं, ऑप्शन जिन्हें हम कमांड्स भी बोल देते हैं। इसके साथ ही नीचे आप देखोगे तो आपको फार्मूला बार मिल जाता है, जिसमें हमको जो है सेल में टाइप किए हुए फार्मूला, टेक्स्ट या फिर ब्लैंक जो भी चीज़ें स्थिति है वो यहाँ पे दिखाई देती है। कॉलम आपको दिखाई देते हैं ABCD के फॉर्म में, 16,384 यहाँ पे कॉलम होते हैं। रो दिखाई देती है 1 2 3 4 5 के क्रम में, ये 10,48,576 होती है, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाते हैं सेल। सेल एक बेसिक एंटिटी है, बेसिक एलिमेंट है एक्सेल का, जिसके अंतर्गत हम टाइप करते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल जो है मान लीजिए हम यहाँ पे जैसे सीरियल नंबर टाइप कर लेते हैं, हम एक सीट ओपन कर लेते हैं। सीट ओपन करने के बाद हम जो है यहाँ पे चीज़ें देखेंगे। जैसे हमारे सामने ये सीट है, अब इस सीट में आप देखोगे तो मैं एक सीट दिखाता हूँ जिसमें आपको डेट वगैरह भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो डेट में आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर जो है किस प्रकार का डेटा सारी चीज़ें फिल की जा सकती है। यहाँ देखिए मुख्य रूप से अगर देखें तो अभी हमारे सामने एक मिनी प्रोजेक्ट दिख रहा है। इस मिनी प्रोजेक्ट में चलेंगे तो यहाँ देखिए आपको टेक्स्ट इनपुट देखने को मिल जा रहा है, नंबर मिल जा रहा है। नंबर के अलावा आप देखोगे तो करेंसी हम देख सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ आपको जनरल यानी कि टेक्स्ट, नंबर, जितनी भी चीज़ है सब इसमें आ जाएगी। नंबर में ओनली नंबर आ जाएंगे जो कि डेटा पर कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग करते हैं उसके लिए नंबर लेते हैं। करेंसी
अगर हम अदर कंट्री से रिलेटेड कुछ डाटा मेंटेन कर रहे हैं तो करेंसी यहाँ ले सकते हैं, हमारी इंडिया की भी ले सकते हैं। अकाउंटिंग, ये भी नंबर जैसे ही अकाउंटिंग जोड़ घटाने के लिए। शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट आपको डेट के लिए काम आती है। टाइम ओनली टाइम के लिए काम आता है। परसेंटेज और फ्रैक्शन, ये सब उसमें परसेंटेज और फ्रैक्शन के लिए काम आते हैं। साइंटिफिक भी आप देख सकते हैं। और ओनली टेक्स्ट लेना तो आपको टेक्स्ट यहाँ पे लेना होता है। तो ये इस प्रकार से डाटा टाइप को आप समझा सकते हैं, एक सीट बनाकर उनको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऐसी सीट बनाओगे हर एक डाटा टाइप की तो थोड़ा अच्छा इफेक्ट यहाँ पे रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाता है, MS एक्सेल में जो विभिन्न सेल फॉर्मेटिंग ऑप्शन है उनको समझाइए। तो सेल फॉर्मेटिंग ऑप्शन कौन कौन से हैं, चलिए हम जो है इस सीट को अभी फ़िलहाल में क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करके न्यू सीट में लेकर चलते हैं। यहाँ पे जो एक सीट पहले से है इसको हम बंद कर देते हैं और यहाँ लाकर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट कैसे करते हैं, विदाउट फॉर्मेटिंग। अब विदाउट फॉर्मेटिंग हमने करे तो राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट, एक रो इंसर्ट कर लेते हैं राइट क्लिक करके। यहीं से आप डिलीट भी कर सकते हैं, यहीं से हाइड अनहाइड कर सकते हैं, यानी कि रो को मैनेज कर सकते हैं। ऐसे कॉलम में राइट क्लिक करोगे तो इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। ऐसे सेल पर राइट क्लिक करोगे तो सेल को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आपको सीट भी दिख रही है, सीट पर राइट क्लिक करोगे तो भी आप उसे इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं, साथ ही नाम बदल सकते हैं। इस सीट को किसी दूसरी वर्कबुक में ले जाना वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। टैब कलर, प्रोटेक्ट सीट, सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले इसकी हेडिंग लिखना है तो हेडिंग के लिए आपको यहाँ मर्ज सेंटर करना होता है। इस अलाइनमेंट वाले बॉक्स में जाओगे तो फॉर्मेटिंग कहलाता है, सेल की फॉर्मेटिंग। इसमें आपको फॉन्ट की फॉर्मेटिंग मिल जाएगी, इसमें आपको नंबर की फॉर्मेटिंग मिल जाएगी, इसके अलावा आपको स्टाइल्स मिल जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें सेल की फॉर्मेटिंग कहलाती है। तो सबसे पहले हम अलाइनमेंट में अगर चलें तो यहाँ पर आप जाओगे, देखिए अलाइनमेंट का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। इस डायलॉग बॉक्स में देखिए आपको मर्ज सेल दिख रहा है, मतलब जो मर्ज एंड सेंटर था वही यहाँ पे मर्ज सेल दिख रहा है। और रैप टेक्स्ट का मतलब क्या हो जाता है, उसी सेल में एडजस्ट होगा, विड्थ नहीं बढ़ेगी, तो ये भी चीज़ मिल जाती है। इसके अलावा इसको सेंटर भी कर सकते हैं और इसी को हम जो है अलाइनमेंट को सेंटर कर सकते हैं और उसके बाद ओके करेंगे। देखिए ये सेल मर्ज हो चुका है। तो हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ हमने क्या डाले हैं भाई, ये जो है एक्सपेंसेस है। ठीक है, एक्सपेंसेस आपको देखने को मिल जा रहा है, होम एक्सपेंसेस या हाउस एक्सपेंसेस हमको मिल जाते हैं। चलिए इसको जो है हाउस, और इसको हम जो है फॉर्मेट करते हैं। तो फॉर्मेट कैसे करेंगे, हम यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। ये देखिए जो भी आपको कलर करना है। इसके साथ ही आप इसमें बॉर्डर वगैरह मेंटेन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएगी यहीं पे। ये देखिए बॉर्डर, ये चीज़ें आपको इसके अंदर जाओगे देखिए फ़ॉन्ट के अंदर जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो बॉर्डर सेपरेट मिल जा रही है। यहाँ फ़ॉन्ट का देखिए, फ़ॉन्ट कलर है, फ़ॉन्ट की स्टाइल है, इसका फ़ॉन्ट का साइज़ है, स्ट्राइक, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, नंबर, डेटा टाइप भी यहाँ पर मिल जा रहा है, कौन सा डेटा टाइप चाहिए। अलाइनमेंट भी आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। दो प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट सेंटर और राइट, और एक होता है टॉप, मिडिल और बॉटम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। होम में जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट में आपको चीज़ें मिल जाती। बॉर्डर में बॉर्डर से रिलेटेड चीज़ें जो आपको यहीं पे दिया है। फिल में बैकग्राउंड शेडिंग आपको मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम इसको सेलेक्ट करें और यहाँ देखिए सेल फॉर्मेटिंग भी दिया है, तो सेल फॉर्मेटिंग में जाके आप जो है सेल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इनमें अगर कोई चीज़ें करना है, टेबल फॉर्मेटिंग करना है तो चलिए टेबल की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, फॉर्मेट एज टेबल, और ये कर लेते हैं हम इस प्रकार से। ये देखिए यहाँ इसको सेलेक्ट करते हैं, सिर्फ इसको बस करना हमको। ठीक है, तो यहाँ से हम जो इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ इसको हम जो है हटा देते हैं। एक मिनट, ये हेडर भी ले रहा है, तो हेडर को हम जो है यहाँ से टिक मार्क रखते हैं। और कहाँ तक लिया, बिल्कुल यहीं तक। ठीक है, तो देखिए इनने जो है ये फॉर्मेट कर लिया है। तो ये भी एक प्रकार से फॉर्मेटिंग है जो कि हम जो है टेबल पर या सेल पर कर लेते हैं। और राइट क्लिक करोगे तो भी आपको जो है फॉर्मेट सेल करके यहाँ पे जो है एक ऑप्शन आएगा जिसमें वही सारे ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है। तो इनमें से एक डायलॉग बॉक्स आप बनाकर जो है इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग कहलाएगी एक्सेल की। उसके बाद MS एक्सेल की मुख्य विशेषता एवं लिमिटेशंस को समझाइए। तो भाई सिंपल सी बात है, एक्सेल की विशेषताओं की अगर बात करें तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। जैसे MS वर्ड में फीचर्स होते थे वैसे ही एक्सेल में। तो इसमें देखिए आपको बहुत सारे फीचर्स, कैसे आपको सेल की फॉर्मेटिंग यहाँ देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है अलाइनमेंट की फैसिलिटी मिल जाती है। अब अलाइनमेंट तो सेल की फॉर्मेटिंग में आ जाएगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ देखने को मिल जाती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब हो जाता है अपनी इच्छा अनुसार कंडीशन वाइज यहाँ पे काम करना। इसके साथ ही आपको ऑटो फिल की फैसिलिटी मिल जाती है, ऑटो कंप्लीट की फैसिलिटी मिल जाती है, फार्मूला वगैरह मिल जाते हैं, फार्मूला एंड फंक्शंस मिल जाते हैं जो आपके काम को ऑटोमेटिक कर लेते हैं। उसके अलावा आपको इसमें आसानी से सॉर्टिंग एंड फ़िल्टरिंग कर सकते हैं आप। ठीक है,
और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे इंसर्ट में चलोगे तो आपको पिवोट टेबल और चार्ट मिल जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं पिवोट टेबल एंड चार्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। पिवोट चार्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा पेज लेआउट में चलोगे तो आपको प्रिंट एरिया की फैसिलिटी मिल जाती है, प्रिंट टाइटल की फैसिलिटी मिल जाती है। डेटा में चलोगे तो डेटा में आपको अलग एप्लीकेशन से डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेल से डाटा या अन्य कहीं जगह से। इसके अलावा फ्लैश फिल है, टेक्स्ट टू कॉलम है, डेटा वैलिडेशन है। ये सारी फैसिलिटी कहाँ मिल जाती है आपको? एक्सेल में। तो इनमें 8-10 को ऐसे आप जो है डायग्राम बनाकर ऐसे दर्शा दो और एक एक करके डिस्क्राइब कर दो। तो इस प्रकार से आपको जो चीज़ें देखने को मिल जाती है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है पीसी पैकेज की कंप्लीट नोट्स में आपको देखने को मिल जाएगी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है। पर एग्ज़ाम देने के पहले आपको ये फास्ट ली रिवीजन टाइप यहाँ पे देखना है, मतलब बहुत स्पीड से, तो आपको जो है वीडियो बस देख के चले जाना है। परंतु यदि आप पहले से नहीं पढ़े हो तो नोट्स ज़रूर पढ़े, ठीक है। नोट्स मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पर, टेलीग्राम के चैनल पर, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अच्छा, लिमिटेशंस की बात करें तो जब हम एक्सेल में कोई चीज़ बनाते हैं तो हम जो है इसे दूसरे को दिखाने के लिए इसको फाइल को सेंड करना होता है। तो ये कमी है कि कोलैबोरेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, जो कि गूगल शीट में देखने को मिल जाता है। तो कुछ कमी, कुछ फ़ायदे इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही एमएस एक्सेल में चार्ट विजार्ट को समझाइए, वर्कबुक और वर्कशीट क्या होती है। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो देखते हैं हम जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉपी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कॉपी करे और हम दूसरी सीट में चलते हैं और यहाँ लाकर पेस्ट कर देते हैं। इसका हमको चार्ट बनाना था, हम चलेंगे इंसर्ट में। आप देखिए पहले कि एक्सेल में चार्ट विजार्ड आता था, पर आज की डेट में सीधे जो है रिकमेंड करो और यहाँ देखिए चार्ट का डायलॉग बॉक्स आता है। इसमें से जो भी चाहिए ऐसे क्लिक करो और उसके बाद आप जो है ओके कर दो, तो ये आपका चार्ट बनकर आ गया है। आप चाहते हैं इसी में एक और चार्ट बनाए या इसी को चेंज करना चाहते हैं तो या तो आप फॉर्मेटिंग कर लो, देखिए इस प्रकार से आपको फॉर्मेटिंग देखने को मिलेगी। या तो आप जो है देखिए यहीं पे आपको चेंज चार्ट का टाइप, तो यहाँ कॉलम चार्ट कर दो और कॉलम चार्ट में भी 3D चार्ट कर दो और ओके कर दो। तो देखिए इस प्रकार से आपका चार्ट बनकर आ जाएगा। तो ये आप समझा सकते हैं इस प्रकार स्टेप्स, और इन ऑप्शन को समझा दो कि भाई लेआउट हम चेंज कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से जो भी आपको बदलना है ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एलिमेंट वगैरह ऐड करना है, टाइटल ऐड करना है, चार्ट का टाइटल, एक्सिस का टाइटल, और उसके बाद जो है आपको डेटा लेबल्स है, डेटा जो टेबल है, लीजेंड वगैरह आप ऐड कर सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाती है। डाटा एडिट करोगे उसके बाद फिर से चेंज करोगे तो भी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ से सेलेक्ट डाटा फिर से कर सकते हैं आप। तो इनमें से आप कुछ डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके यहाँ पे आंसर को लिख सकते हैं। एक दो चीज़ें और पूछी गई थी यहाँ पे, देखिए आपको वर्कशीट और वर्कबुक के बारे में पूछा गया। तो वर्कशीट देखिए यहाँ पे आप देखने को मिलेगा, एक से अधिक सीट हम बना सकते हैं प्लस करके और उनमें काम कर सकते हैं। पर इन सभी का कलेक्शन कहलाता है, इन सभी का कलेक्शन क्या कहलाता है? वर्कबुक कहलाता है। जैसे आप ऊपर देख पा रहे हैं बुक 2, यानी कि ये वर्कबुक है। तो वर्कबुक पूरी फाइल्स हो गई, पूरी फाइल जितनी भी एक्सेल में बनी है, और वर्कशीट उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं, पेजेस होते हैं, उनको हम बोल देंगे वर्कशीट। वर्कशीट मिलकर बनी होती है रो और कॉलम से, और वर्कबुक बनी होती है पूरी की पूरी कंप्लीट सीट से, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो इनको डिस्क्राइब कर लेना अपने हिसाब से डायग्राम वगैरह बनाकर। उसके बाद कुछ फंक्शंस पूछा है, तो फंक्शन अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो फंक्शन क्या होते हैं, सिंपल अगर देखें तो यहाँ से हम जो है ये जो इन चीज़ों को अभी हटा देते हैं। तो जैसे नॉर्मली अगर देखें तो फंक्शन लगाने का तरीका क्या है, हम लगाते हैं इक्वल का साइन। क्या लगाते हैं? इक्वल। तो यहाँ पे हम इक्वल लगाएंगे और यहाँ जो भी फंक्शन लगाना उसका नाम लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है नंबर 1 नंबर 2, यानी कि सेल रेंज देना है। तो कहाँ से देना है? देखिए आपको ये मिल रही 1 2 3, यानी कि तीसरा जो कॉलम है सी, और सी का 3 है। तो सी का 3 से हम लेंगे और यहाँ से कॉलन लगाएंगे, और लास्ट वाला कहाँ दिख रहा है? देखिए C17। तो C17 हम यहाँ पे लिखेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे। ब्रैकेट बंद करोगे, एंटर करोगे, देखिए इसका टोटल आ गया। तो ये कहलाता है आपका फंक्शन। इसी प्रकार फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे मोड। तो मोड फंक्शन क्या करता है? मोड जो है शेषफल लाने का काम कर लेता है। MOD जो है, MODE जो है रिपीटेड वैल्यू को लाता है। मान लीजिए 25 में हम 7 का भाग देना चाहते हैं, तो हम जैसे यहाँ पे मोड लिखेंगे और यहाँ मोड लिखने के पश्चात हम जो है ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। इस वैल्यू में हमको इस वाली वैल्यू को भाग देना है, तो एंटर करेंगे। देखिए 7 × 21, और 21 को 25 में से घटाएंगे, शेषफल कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये मोड देखने को मिल जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट गुणा करने का काम कर लेता है। जैसे मान लीजिए हमको प्रोडक्ट लिखना है, इक्वल लगाए और प्रोडक्ट लिखे। प्रोडक्ट लिखने के बाद देखिए मान लीजिए हमको 5,
2, ऐसे ये सेल एड्रेस भी लिख सकते हैं इसकी जगह में। एंटर करोगे दोनों का गुणा होकर यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप फंक्शन को सिंटैक्स और एग्जांपल के साथ दर्शा सकते हैं। ऐसे ही मैक्स जितनी भी संख्या है, मान लीजिए संख्या है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, उसके लिए आप जो है इसी रेंज में क्या लगाओगे, इसी रेंज में मैक्स फंक्शन लगाओगे। तो देखिए सबसे बड़ी वैल्यू देखने को मिल जा रही। ऐसे ही आप सम फंक्शन लगा सकते हैं टोटल के लिए। एंड फंक्शन जो है मल्टीपल वैल्यू, मान लीजिए 25 है और यहाँ भी यहाँ 26 है, और इन दोनों को हम चेक करना चाह रहे हैं। एंड अगर ये वाले सेल को हम देखें बड़ा है या बराबर किसके, 25 के, और कॉमा लगा कर हम दे दें दूसरा सेल बड़ा है या बराबर किसके, 25 के, तो ब्रैकेट बंद कर दो, ट्रू आना चाहिए, तो ट्रू आया। और अगर मान लो किसी एक को छोटा कर देते हैं तो देखिए फॉल्स आया। तो दोनों की दोनों कंडीशन, अभी 2 लगाए हैं, 2 की जगह 4 हो सकती है। जितनी भी कंडीशंस लगाई गई है सभी ट्रू होना चाहिए, तभी आंसर ट्रू रिटर्न होगा, अन्यथा फॉल्स रिटर्न होगा। ठीक है, तो ये हो जाते कुछ फंक्शन जो पूछे गए थे। आप बहुत सारे फंक्शंस को यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए एक्सेल की विभिन्न फॉर्मेटिंग फीचर्स को समझाइए। तो आपको सीधे वही आंसर लिखना है, सेल फॉर्मेटिंग। तो या तो सेल फॉर्मेटिंग नाम से आएगा या तो फॉर्मेटिंग फीचर्स आएगा। तो कौन कौन से फीचर्स है, वही सिंपल है, आपको फॉन्ट फॉर्मेटिंग मिल जाएगी, अलाइनमेंट मिल जाएगा, नंबर फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप देख सकते हैं। किसी विशेष कंडीशन, मान लीजिए यहाँ पर गुड लिखा है तो गुड को ग्रीन करना है, तो यहाँ चलिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इक्वल टू में चलें और यहाँ लिख देते हैं क्या, गुड। गुड कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको लिखना है गुड लिखो। और गुड को क्या करना है भाई, गुड को करना है ग्रीन। जैसे मान लीजिए हमने इसको यहाँ से इसको हटा देते हैं और ये कर देते हैं हम यहाँ से ग्रीन। तो देखिए गुड जितने भी है सब ग्रीन होगा। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारी शर्त के आधार पर यहाँ पे काम कर लेती है। उसके बाद आप देखोगे तो नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा स्प्रेडशीट तथा उसके मूल एलिमेंट्स को समझाइए। तो मैंने स्प्रेडशीट और इसके एलिमेंट्स को पहले भी समझा दिया हूँ। जितनी भी चीज़ें हैं आपको स्क्रीन में दिख रही है वो सब चीज़ें आपको एक एक करके साइड हेडिंग डालकर समझाना। कौन कौन सी चीज़ें हैं, सबसे पहले देखिए टाइटल बार होता है, तो टाइटल बार आपको समझाना है। फिर टैब होती है, फिर आपका रिबन होता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कौन सा ऑप्शंस होते हैं, मतलब यहाँ पे आपको जो है ग्रुप मिल जाते हैं, ग्रुप एंड कमांड्स। ठीक है, उसके बाद आपको फार्मूला बार मिल जाता है, फार्मूला बार मिल जाता है, कॉलम्स मिल जाते हैं, रोज़ मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद सेल्स मिल जाते हैं, उसके बाद आपको सीट्स मिल जाती है। ठीक है, और नीचे आपको स्टेटस बार मिल जाता है। तो इतनी चीज़ों को आप एक मतलब जो है स्मार्ट आर्ट के थ्रू बनाकर समझाओ पहले और एक एक करके डिस्क्राइब कर दो, तो ये चीज़ें आपको इसमें काम आ जाएगी। फिर एमएस एक्सेल में डेटा को किस प्रकार किसी क्रम में जमाया जा सकता है, तो यहाँ पे अरेंजमेंट की बात की जा रही। अरेंजमेंट मतलब सॉर्टिंग की बात की जा रही। तो सॉर्टिंग कैसे करेंगे भाई, सिंपल है, हम यहाँ चले और यहाँ चल के जो है हम इसमें जो सॉर्टिंग लिए थे कौन सी, ये देखिए ये, तो इसको हम जो है अभी क्या कर लेते हैं, सॉर्टिंग करते हैं। तो इसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के पश्चात हमको क्या करना है, और यहाँ जाना सॉर्टिंग में, और सॉर्टिंग में चलने के बाद कस्टम सॉर्ट में जाना है, डायलॉग बॉक्स बनाना नहीं भूलना है, और यहाँ पे सेलेक्ट करना कैटेगरी। तो कैटेगरी में हमको चाहिए A to Z, तो A to Z के हिसाब से हम कर सकते हैं। देखिए A वाली सीरीज़ नहीं थी तो D वाली आ गई। फिर कस्टम सॉर्ट में चलें, और कस्टम सॉर्ट में चलने के बाद सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग चाहिए छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू, तो देखिए 1 से हो गया। उसके बाद हम चाहते हैं कि बजट के हिसाब से आए, कि छोटी वैल्यू पहले आए और बड़ी वैल्यू बाद में। तो यहाँ पे चले हम बजट, और बजट में चलते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो देखिए छोटी वैल्यू पहले आ गई। फिर हम चाहते हैं यहाँ गुड गुड पहले आ जाए, तो यहाँ चलेंगे कस्टम सॉर्ट में, और यहाँ चल के हम जो है स्टेटस में चलें और A to Z, A to Z नहीं Z to A, तो Z to A करेंगे तो यहाँ देखिए गुड पहले आ गया और बैड बाद में आ गया। हम कलर के हिसाब से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ स्टेटस में चलें और यहाँ सेल का कलर देखिए, यहाँ पे सेल का कलर, और सेल के कलर को हम कर देते हैं ग्रीन, और ग्रीन कहाँ रहना चाहिए, टॉप में। तो ऐसे भी हम जो है इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब ये उनने जो है हेडर को नहीं लिया था, देखिए टोटल भी साथ में आ गया, तो हम जो है टोटल को नीचे रखना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो है सॉर्टिंग देखने को मिल जाएगी, सॉर्टिंग को आप समझा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इकाई फिफ्थ की। इकाई फिफ्थ में आपको देखने को मिल जाएंगे प्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ आउटलुक से रिलेटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात की जा रही है MS पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन किस प्रकार बनाया जाता है, इसकी स्टेप्स लिखिए। तो स्टार्ट बटन में चलेंगे, सबसे पहले मैं एक्सेल को क्लोज कर देता हूं, और उसके बाद हम स्टार्ट बटन में चले और यहाँ लिखना आपको
पावर पॉइंट एंटर करना है, आपके सामने इसका एक इंटरफेस आ जाएगा। इसमें न्यू बटन पर क्लिक करना है। अब प्रेजेंटेशन बनाने की 2 मेथड है, कौन कौन सी, एक तो न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन और एक न्यू आप बना सकते हैं किसके माध्यम से, ये बना सकते हैं टेम्पलेट के माध्यम से। तो सीधे जो है ब्लैंक प्रेजेंटेशन करो या आप जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पहले टेम्पलेट से बना के देख लेते, ऐसे क्लिक करें, ये लोड हो गया और इसको आपको क्रिएट करना। देखिए आपका प्रेजेंटेशन बन गया है 1 सेकंड में, ठीक है। अब इस प्रेजेंटेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो इस प्रेजेंटेशन में हम फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करके फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसमें अलाइनमेंट वगैरह मेंटेन कर सकते हैं, इसमें स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें शेप इंसर्ट कर सकते हैं, शेप की फॉर्मेटिंग दी है, अरेंज वगैरह है, देखिए क्विक स्टाइल यहाँ पे दी हुई है, सारी चीज़ें फाइंड एंड रिप्लेस है। साथ ही इसके बीच में एक नई स्लाइड लाना, तो आप न्यू स्लाइड में जाओगे, यहाँ न्यू स्लाइड ला सकते हैं, देखिए न्यू स्लाइड आ गई, ठीक है। स्लाइड के लेआउट में आप परिवर्तन करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। इसके साथ ही आप रीसेट करना चाहते हैं, कोई चीज़ें इधर उधर हो गई, मान लीजिए ये देखिए इधर, तो हम जो है इसमें रीसेट करेंगे तो वो जहाँ की वहाँ आ जाएगी। सेक्शन बना सकते हैं मल्टीपल, बहुत सारी स्लाइड है तो हम हमारी सुविधा अनुसार क्या बना सकते हैं, सेक्शन, ताकि अलग अलग कैटेगरी में बांटा जा सके। कट कॉपी पेस्ट तो नॉर्मल है। उसके अलावा इसमें हम क्या कर सकते हैं, और इंसर्ट, तो इंसर्ट में हम जो है यहाँ पर टेबल ला सकते हैं, ठीक है। पिक्चर्स ला सकते हैं, जैसे MS वर्ड एक्सेल में लाते थे, कहीं का स्क्रीनशॉट लेकर आना तो वो भी हम यहाँ पे ला सकते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट आ गया देखिए इस प्रकार से, ठीक है। इसके साथ ही आप जो है इसमें और क्या कर सकते हैं, शेप्स वगैरह ला सकते हैं, आइकॉन, 3D मॉडल है, स्मार्ट आर्ट लाना हो, स्मार्ट आर्ट जो कि हम जो है इस प्रकार से देखिए, ये देखिए स्मार्ट आर्ट ऐसे लाना हो, कोई चीज़ दर्शाना हो डायग्राम के फॉर्म में। तो इसके अलावा आप जो है इसमें चार्ट ला सकते हो, जैसे MS वर्ड में लाते थे, ये देखिए उसी प्रकार हम इसमें चार्ट ला सकते हैं, देखिए चार्ट, और चार्ट का डाटा आप एडिट कर सकते हो। ये एम्बेडेड ऑब्जेक्ट है, जैसे OLE आपने पढ़ा था, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग, ऐसे एम्बेडेड ऑब्जेक्ट है। इसमें आप जो है और क्या ला सकते हैं, वर्ड आर्ट वगैरह ला सकते हैं, जैसे MS वर्ड में हम लाते थे, ये देखिए इस प्रकार से इसमें नाम चेंज कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे, तो ये वर्ड आर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वर्ड आर्ट चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। इसके साथ ही आप और क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ देखिए स्लाइड नंबर, डेट एंड टाइम ला सकते हैं, इक्वेशन ला सकते हैं। इसमें आप जो है अपना रिकॉर्डेड वीडियो पहले से रखा है या डाउनलोड किया हुआ वीडियो पहले से, उसको ला सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम जो है यहाँ पे कोई भी एक 3D मॉडल वाला, ये वाला, इसको लेकर आ जाते हैं। अब इसको प्ले करेंगे तो भी देखिए यहाँ पे जो है प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे द्वारा बनाया गया था, मतलब आफ्टर इफेक्ट में एक ठो कंपोजिशन है, तो जो आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो भी आप ला सकते हैं, ऐसे ही नीचे आप न्यू स्लाइड करोगे तो इसी में आप जो है आइडियो ला सकते हैं। कहाँ से, आइडियो ऑन माई PC, और यहाँ से देखिए आपको जो है कोई भी एक आइडियो या जो भी चीज़ें देखिए मेरे पास में पहले से रखे हुए एनर्जेटिक रॉक इस प्रकार से, और इसको प्ले भी कर सकते हैं, ठीक है। प्ले करके पॉज, और जहाँ आपकी पोजीशन वहाँ आप रख सकते हैं, देखिए यहाँ रख दो या जहाँ भी रखना है। तो इस प्रकार से आप जो है वीडियो, आइडियो सारी चीज़ें ला सकते हैं। इसी के साथ आप इस जैसे मान लीजिए मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ इनको हम जो है डिज़ाइन चेंज करना चाहे, जैसे फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहे तो बैकग्राउंड में चलें। बैकग्राउंड में जाकर हम जो है ग्रेडियंट कर सकते हैं, पिक्चर कलर वगैरह, पैटर्न वगैरह चेंज कर सकते हैं। सॉलिड में अगर चेंज करना, जैसे मान लीजिए हमको चेंज करना, तो अभी हमने जो यहाँ पिक्चर लाया है, अभी हम अप्लाई करेंगे तो भी कोई चेंजेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनमें जो है पूरी की पूरी पिक्चर्स ऐड हुई है, ठीक है। हम एक न्यू जो है स्लाइड लेकर आते हैं, इसको हम अभी जो है हटा देते हैं, और यहाँ हम जो है इसका कलर चेंज करके देखते हैं, ठीक है। कलर चेंज करके देखते हैं, और देखिए अब ये जो है टेम्पलेट वाली है। हम एक प्रकार से फाइल में जाते हैं, न्यू करते हैं, और न्यू करके ब्लैंक लेते हैं, और ब्लैंक करके हम डिज़ाइन में चलते हैं, और यहाँ चल के फॉर्मेट बैकग्राउंड में, यहाँ सॉलिड में चलेंगे, ग्रेडियंट में चलेंगे, देखिए ये चेंज हो रहा है। तो ये आप जो है सभी में अप्लाई भी कर सकते हैं, जितनी स्लाइड है उनमें। न्यू स्लाइड लाने के लिए राइट क्लिक करो, तो यहाँ से आप जो है न्यू स्लाइड ला सकते हैं, और इसी बैकग्राउंड को सब में चाहिए तो अप्लाई टू ऑल। अब राइट क्लिक करो, अब हर जगह आएगा, ठीक है। इसके साथ ही हम पहली वाली इसमें चलते हैं स्लाइड में, और इसमें हम एनिमेशन ट्रांजिशन देना चाहते हैं। देखिए यहाँ से हम जो है इस प्रकार से ट्रांजिशन दे सकते हैं। इसकी टाइमिंग वगैरह मेंटेन करना है, अप्लाई टू ऑल करना है, ऑटोमेटिक आना चाहिए, माउस क्लिक से आना चाहिए, ये भी हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और बात होती है एनिमेशन की, तो एनिमेशन किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में आता है। जैसे देखिए फ़ोटो अलग से एनिमेट हो रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे हम एनिमेशन बोलेंगे। पर पूरी की पूरी स्लाइड हो रही तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम एक प्रकार से ट्रांजिशंस, ठीक है। इनमें मल्टीपल एनिमेशन देना तो ऐड एनिमेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो है एनिमेशन पैनल से एनिमेशन को कस्टमाइज़ कर सकते हो, टाइमिंग वगैरह दे सकते हैं। स्लाइड रन करना तो शुरुआत से रन करना, तो ऐसे रन कर सकते हैं शुरुआत से ही, देखिए। और अगर आप कस्टम चाहते हैं यहाँ से रन करना, तो
यहाँ से करंट स्लाइड से कर सकते हैं। कुछ अपना कस्टम शो भी बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप जो है यहाँ चले कस्टम शो में और यहाँ न्यू करके आप जो है अपनी इच्छा अनुसार ये देखिए यहाँ से कुछ स्लाइड यहाँ से ऐड कर सकते हैं और इनको शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ से शो करोगे तो सिर्फ वही स्लाइड रन होगी जो हमने यहाँ पे कस्टम शो में बनाए हैं। इसके साथ ही आप रिकॉर्डिंग वगैरह, रिव्यू, स्पेलिंग एंड ग्रामर तो कोई दिक्कत नहीं है। व्यू में आप जो है कुछ व्यू को समझा सकते हैं, जैसे नॉर्मल व्यू क्या होता है, आउटलाइन व्यू क्या होता है, स्लाइड सॉर्टर क्या होता है, नोट्स पेज है, रीडिंग है। तो नॉर्मल व्यू जिसमें हम डिज़ाइन करते हैं वो नॉर्मल व्यू कहलाता है। आउटलाइन में जो आपके स्लाइड थंबनेल दिख रहे थे वो नहीं देखेंगे, सिर्फ आउटलाइन दिखेगी, मैटर वगैरह कॉपी करना उसके लिए। स्लाइड सॉर्टर में अरेंजमेंट, स्लाइड को रीनंबर, अरेंजमेंट कर सकते हैं, इधर उधर खिसकाना हो। नोट्स पेज में इस स्लाइड का जो डिस्क्रिप्शन है वो आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा रीडिंग में स्लाइड शो जैसी फीलिंग आती है पर टाइटल बार और टास्क बार दिखाई देता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो आपको यहाँ पे जो व्यू में है, व्यू में आपको क्या मिलेगा, स्लाइड मास्टर। और स्लाइड मास्टर पहले हम नॉर्मल में कर देते। स्लाइड मास्टर का मतलब हर स्लाइड में एक सी फॉर्मेटिंग करने के लिए स्लाइड मास्टर का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे चलते हैं कौन से, कंटेंट वाले में, और कंटेंट वाले में चल के व्यू में चलते हैं, स्लाइड मास्टर में चलते हैं, यहाँ हम एक लोगो रख देते हैं या फिर इसका हम फॉन्ट बदल देते हैं। होम में चलो, बोल्ड करें और इसका फॉन्ट बदल के हम जो है बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, और थोड़ा छोटा कर दो और उसके बाद हम इसको स्लाइड मास्टर को चल के क्लोज़ करते हैं। तो देखिए हर जगह ये फॉर्मेटिंग आ गई होगी। देखिए मतलब हमको अलग अलग फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि स्लाइड मास्टर आपको यूनिफॉर्म फॉर्मेटिंग जो फैसिलिटी है प्रदान करता है। ठीक है, चलिए यहाँ तो बात हो गई। पावर पॉइंट किस प्रकार बनाया जाता है प्रेजेंटेशन, वो हमने देखें। उसके बाद विभिन्न व्यूज़ कौन कौन से होते हैं, तो व्यूज़ की अगर बात करूं मैं तो व्यूज़ आपके कौन कौन से होते हैं। एक होता है नॉर्मल व्यू जो डिज़ाइन करने के लिए, उसके बाद एक हो जाता है आपका आउटलाइन व्यू जो आउटलाइन दिखाता है, एक हो जाता है स्लाइड सॉर्टर, एक हो जाता है स्लाइड शो और एक हो जाता है आपका रीडिंग व्यू। तो कुछ इस प्रकार से 4-5 आपको क्या देखने को मिल जाते हैं, व्यू देखने को मिल जाते हैं। पावर पॉइंट में विभिन्न प्रकार के चार्ट्स को विस्तार से समझाइए। तो एक्सेल में जैसे चार्ट थे वैसे यहाँ पे भी है। तो यहाँ चलेंगे और यहाँ इंसर्ट में चल के हम चार्ट में चलेंगे। तो चार्ट आप यहाँ देखिए स्क्रीन के बीचों बीच में आप चार्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें भी आप क्लिक करोगे तो चार्ट यहाँ पे बता सकते हैं। डायलॉग बॉक्स आपको दिख रहा है, इसमें आपको कॉलम चार्ट को समझा देना है। देखिए कॉलम चार्ट इस प्रकार इमारत जैसी फैसिलिटी है। लाइन चार्ट में ग्रोथ को दिखाता है, देखिए इकोनॉमी वगैरह को दिखाना है, जैसे प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इस प्रकार से आपको दिखाना है, सेकेंडरी सेक्टर, तो उसको आप जो है इस प्रकार समझा सकते हैं। पाई चार्ट में आप पार्टीशन दिखा सकते हो किसी भी चीज़ों का, 4-5 चीज़ों का। बार चार्ट, कॉलम चार्ट जैसे होते हैं जो इस प्रकार से आपको हॉरिजॉन्टल में देखने को मिल जा रहा है। एरिया चार्ट है, XY स्केटर चार्ट है, मैप चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, रडार है, ट्री मैप है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगे, चार्ट के फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चार्ट को आप समझा सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिल जा रहा है, ये तो इंसर्ट हो गया और यहाँ हम चलेंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे पावर पॉइंट के अंतर्गत इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो स्लाइड शो क्या होता है, एक प्रकार का व्यू है जो स्लाइड को प्रेजेंट करता है। ठीक है, डिज़ाइन टेम्पलेट क्या होती है भाई, डिज़ाइन टेम्पलेट मतलब यहाँ डिज़ाइन में चलो और ये जो टेम्पलेट दिख रही है देखिए, ये टेम्पलेट डिज़ाइन टेम्पलेट कहलाती है। तो सीधे क्लिक करो, देखो सब में यहाँ पे एक साथ काम हो जाएगा। तो मतलब स्लाइड को ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग अगर करना है तो डिज़ाइन टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ कुछ के नाम लिख सकते हैं आप, जैसे यहाँ नाम भी दिया देखिए, जैसे यहाँ दिया ऑफिस थीम है, इसके अलावा आपको दिया देखिए फैसिएट है, गैलरी है, देखिए अलग अलग नाम दिए। तो इनको आप ऐसे डब्बे बनाकर और इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, अप्लाई करने की स्टेप भी बता सकते हैं। वीडियो कैसे इंसर्ट करते हैं मैंने बता दिया आपको, एनिमेशन कैसे अप्लाई करते हैं वो भी बता दिया। हैंडआउट्स मास्टर समझते हैं। हैंडआउट्स मास्टर क्या होता है, जब आप प्रिंट करते हो तो प्रिंट करते समय ऐसे फाइल में जाओगे और प्रिंट करोगे तो आपको जो है यहाँ फुल स्लाइड के बदले में नीचे आप देखोगे तो हैंडआउट्स नज़र आएंगे, देख रहे हैं। तो एक स्लाइड को कितने, मतलब एक पेज में कितनी स्लाइड आपको लेकर आना, मान लीजिए 2 लाना, तो 2 इस प्रकार प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए 3 प्रिंट करना है, यहाँ कुछ डिस्क्रिप्शन भी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, 6 चाहिए 6 मिल जाएगी। तो हम एक प्रेजेंटेशन को अगर छोटे छोटे पार्ट में बांटना चाहते हैं किसी को तो हम हैंडआउट्स का उपयोग कर लेते हैं। तो हैंडआउट्स आप इस प्रकार से यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। अब इस हैंडआउट्स का फॉर्मेट कैसा रहेगा उसको डिसाइड करता है कौन, यहाँ व्यू में जाएंगे, यहाँ हैंडआउट्स मास्टर में जाएंगे तो यहाँ हैंडआउट से डिसाइड करता है कि भाई जैसे 2 स्लाइड लाना, 2 स्लाइड का आप हेडर एंड फुटर यहाँ डिसाइड कर सकते हो। जैसे मैं लिख देता हूँ SSW एजुकेशन और फुटर में भी लिख देते हैं SSW एजुकेशन। ठीक है, और अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और फाइल में चल के मैं प्रिंट करता हूँ
और यहाँ चल कर 2 लेते हैं तो देखिए SSW एजुकेशन यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। तो ये मास्टर से हमने जो चेंज करे वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो प्रिंट करने का फॉर्मेट तो वैसा ही है, MS एक्सेल में, वर्ड में करते थे जैसे। चलिए नेक्स्ट अगर देखें यहाँ हम, तो हम इसको सेव भी कर सकते हैं। जैसे सेव करें तो सेव करके हम जो है इसको दिस PC या कहीं पे भी ले जाकर, जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट में ले जाएं तो इसको सेव कर सकते हैं .pptx में। अगर आपको PDF में बोले कोई तो यहाँ PDF में भेज सकते हैं। अगर कोई बोले कि इसका वीडियो कैसे बनाना तो MPEG-4 यानी कि MP4 के रूप में आप सेव कर सकते हैं। तो पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो वीडियो के फॉर्म में प्ले हो जाएगा। तो आपको नॉर्मल सेव करना, PDF में सेव करना और MP4 में सेव करना, तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आप कैसे एक प्रेजेंटेशन को बना सकते हो, उसमें फेरबदल कर सकते हो। तो जितना भी काम अभी तक किए हैं उसी को आपको लिखना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो एक लिमिट में लिखना है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है 1 यूनिट में, 5th यूनिट में आपके आता है 1 क्वेश्चन, तो 1 क्वेश्चन आपका रहेगा कंप्लीट। एक ही क्वेश्चन बोले तो 36 पेज में से आपको 1 यूनिट बोले तो 1 यूनिट 5 यूनिट रहती है, तो 1 यूनिट में आपको लगभग 7 पेज लिखना है। तो एक जो क्वेश्चन है उसको 7 पेज लिखना है। पर मान लीजिए एक क्वेश्चन के अंदर आपको A और B मिलता है, A और B, तो A में लिखना आपको 3 पेज के आसपास और B में लिखना 3 पेज के आसपास। तो इस प्रकार से आपके आंसर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही डायलॉग बॉक्स वगैरह बनाओगे तो आपको लिखने में आसानी होगी, मतलब आंसर आपके शॉर्ट में जो है काम आ जाएंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ें और है जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे किसी प्रेजेंटेशन में एनिमेशन और ट्रांजिशंस कैसे अप्लाई करना है वो हमने देख लिया अभी। यहाँ देखिए पावर पॉइंट में स्लाइड ऑप्शन में मैनुअल और ऑटोमेटिक स्लाइड मास्टर, हैंडआउट्स, ये सब हमने देख लिए, ठीक है। इसके अलावा आप जो है देख सकते हैं पावर पॉइंट का जो है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम किसी भी, जैसे मान लीजिए टीचिंग करना तो वहाँ प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, कोई प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देना तो हाँ हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। बहुत सारे इसके महत्व है, तो उनको आप फीचर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। स्लाइड शो की व्याख्या करो तो अलग से क्वेश्चन आ गया है। इसके अलावा कुछ संक्षिप्त टिप्पणी, जैसे स्लाइड का बैकग्राउंड कैसे बदलेंगे, स्लाइड का हैंडआउट क्या होता है, स्लाइड नोट्स क्या होती है वो हमने देखें। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी आउटलुक के बारे में। तो आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट है। ईमेल क्लाइंट से मतलब हम इसमें ईमेल से रिलेटेड सारे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ इंटरनेट मांग रहा है, तो क्योंकि ये जो है इंटरनेट से चलता है तो हम यहाँ पे इंटरनेट ऑन कर लेते हैं और इंटरनेट का उपयोग करके हम आउटलुक का जो है थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा एक जो है आइडिया हो सके किसका, आउटलुक का। चलिए यहाँ पे हम जो है आउटलुक में चलते हैं और आउटलुक को हम ओपन कर लेते हैं। और आउटलुक जैसे ओपन करोगे, इसको मैं अभी क्लोज़ कर देता हूँ। देखिए हमारे सामने आउटलुक यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको फैसिलिटी क्या क्या मिल जाती है। मेल की फैसिलिटी मिल जाती है, जीमेल वाली फैसिलिटी आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताया था जीमेल के बारे में, उसी प्रकार इनबॉक्स है, सेंट आइटम, ड्राफ्ट है, न्यू मेल से आप क्रिएट कर सकते हो, टू जिसका एड्रेस है उसको डाल सकते हैं, सब्जेक्ट है, कुछ डिस्क्रिप्शन डालना है, अटैचमेंट वगैरह करना, लिंक वगैरह डालना, सब ऊपर आपको दिख रहा है फॉर्मेटिंग के ऑप्शन। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे कैलेंडर की फैसिलिटी मिल जाती है। कैलेंडर का मतलब क्या हो जाता है कि आप जो है टू डू लिस्ट टाइप की फीलिंग यहाँ पे ले सकते हैं। टू डू लिस्ट भी इसी में रहता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको कैलेंडर की फैसिलिटी मिल जाती है कि आप टाइम वगैरह देखिए, यहाँ इवेंट वगैरह मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ देखिए टीम्स कॉन्टैक्ट मेंटेन कर सकते हो। कॉन्टैक्ट मतलब जो आपके गूगल कॉन्टैक्ट होते हैं। टू डू मतलब जो आपकी नोट्स वगैरह होती है, या फिर आप रिमाइंडर लगाना चाहते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें ऐसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट 365 के रूप में मिल जाएंगे। तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिल जाती है। तो आउटलुक है, आउटलुक के बारे में थोड़ा सा ऐसे विंडो बनाकर अगर क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो पीसी पैकेज है, पीसी पैकेज के प्रीवियस ईयर में आए कुछ क्वेश्चंस जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चन को हमने सॉल्व करे। अगर आप इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन बताए वो अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपके सारे जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व होने वाले हैं मेन एग्ज़ाम में, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके साथ ही हम जो है इसी प्रकार जो सारे सब्जेक्ट है वो भी कवर कर लेंगे। कोई भी दिक्कत आती तो आप कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम या फिर मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।